अध्याय 471 आक्रमण और रक्षा का उलटफेर। इस समय अत्यंत उत्साहित चू निंग ने तियानशुआन को पकड़ा हुआ था और सभी लोग मुस्कुरा रहे थे। मिंग तोंगतियान ने बधाई देते हुए कहा, अच्छा हुआ कि कुछ नहीं हुआ, सच में अच्छा हुआ। एक ही समय में सम्राट स्तरीय अस्त्र और तियानशुआन दोनों को प्राप्त करना, ये तो एक तीर से दो निशाने साधने जैसा है। शानदार। तियानशुआन की सहायता से भविष्य में तुम्हें अपने मार्ग पर और भी अधिक आत्मविश्वास होगा, है ना? मिंग यीरन खिलखिलाए और आगे बढ़कर तियानशुआन के सिर को सहलाया। मुझे लगा था कि तुम्हें कुछ हो गया और तुमने ऐसी हरकत भी कर दी, लेकिन यह निश्चित रूप से चू निंग की गलती है। तलवार निर्माण अचानक सक्रिय हो गया और हम में से कोई भी समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाया, तुम तो दूर की बात हो। शू वू भावुक होकर आह भरने लगा। वास्तव में केवल महान सम्राट का उत्तराधिकारी ही स्वयं तलवार को गढ़ सकता है। अब हमने एक नया तरीका खोज लिया है। भविष्य में हम निश्चित रूप से इसे फिर कर सकते हैं और इस स्तर से भी आगे जाकर महान सम्राट के लिए परम दाव सम्राट अस्त्र को अनुकूलित कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं होगी। चू निंग हंस पड़ा। भाई शू, आप क्या कह रहे हैं? महान सम्राट तो शायद खुद ही इसका उपाय निकाल ले, उन्हें भाई शू की जरूरत कहाँ पड़ेगी। सब लोग हंस पड़े। शू वू ने सिर खुजाया। वाकई बात तो सही थी। केवल सू वानछिंग ने आंखें सनकरी की और तियानशुआन को देखा। चू निंग, इसे छोड़ दो, ये नाटक करने में काफी माहिर है, क्यों न इसे थोड़ा और नाटक करने दिया जाए। तियानशुआन ने असहज सी मुस्कान दी, तुरंत छूटकर सू वानछिंग की बाहों में घुस गया। तलवार स्वामी, तियानशुआन ठीक है, उसने तुम्हारे सुधार के लिए बहुत कुछ किया है, यह उसकी परवाह को दर्शाता है। लेकिन जब कुछ हुआ ही नहीं, तो उसके मन को क्यों विचलित करना? अगर कोई और होता तो तुम्हारी प्रतिक्रिया ज्यादा नहीं मानी जाती, लेकिन वह तुम्हारे लिए क्या है? क्या वह तुम्हारे बिछड़ने को सहन कर सकता? तियानशुआन ने सिर झुका लिया, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बच्चा माँ से डांट खा रहा हो। वह जवाब नहीं दे सका, बस जोर जोर से सिर हिलाता रहा। आखिरकार सू वानछिंग ने बेबस होकर आह भरी। भविष्य में ऐसा मत करना। इंसानी दिलों को इस तरह परखना ठीक नहीं। अगर बार बार ऐसा करोगे तो लोग तुम्हारी इतनी परवाह करना बंद भी कर सकते हैं। तियानशुआन ने आंसू भरी आंखों से चू निंग को देखा। मैं तो बस तुम्हें छेड़ना चाहता था, लेकिन ये सब हो जाएगा, मैंने नहीं सोचा था। आगे ऐसा नहीं होगा। माफ करना चू निंग। कोई बात नहीं, आखिरकार यह एक सुधार ही तो है। उसने सू वानछिंग की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इस समय वह सिर्फ खुश था। लेकिन उसने देखा कि सू वानछिंग की उंगलियां हल्के से कांप रही थीं, लगता था कि अभी अभी उसकी भावनाएं भी काफी उतार चढ़ाव से गुजरी थीं। ये सचमुच भावनाओं का झूला था। सू वानछिंग अब भी एक अच्छी माँ थी, वह जानती थी कि कब बच्चे को सही शिक्षा देनी चाहिए। आखिरकार उसके पास अनुभव था, क्या वह खुद इसका उदाहरण नहीं था? बस चू निंग ने उलझन में भौहें सिकोड़ लीं। तलवार निर्माण की विधि अपने आप क्यों सक्रिय हो गई? क्या ड्रैगन लॉर्ड अब भी नहीं मरा है? और क्या वह सब कुछ देख रहा है? मिंग तोंगतियान ने सिर हिलाया। मुझे डर है कि ऐसा नहीं है। सबने उसकी ओर देखा। वरिष्ठ मिंग, आपका क्या मतलब है? पहले परम दाव दिव्य अस्त्र के प्रकट होने के बाद महान क्षेत्र के बाहर से अत्यंत भयानक की तरंगें आई और फिर एक सम्राट अस्त्र के प्रकट होने की हलचल हुई। ये बुरा अनुमान लगाता है कि यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया होगा जो महान क्षेत्र के बाहर से था। चू निंग के मन में लगभग तुरंत ही एक नाम आया, दीर्घायु महान सम्राट। जब पहले दीर्घायु भाग्यवान प्रकट हुआ था, उसने स्पष्ट रूप से दीर्घायु महान सम्राट की आभा को जागते हुए महसूस किया था, और वह सब उसी की वजह से था। दीर्घायु महान सम्राट ऐसा क्यों करेगा? स्वर्ग और पृथ्वी के यिन यान को उल्टना, 7 तारा संरेखण के अनुरूप वे भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन किसी ने नहीं किया। यह महान क्षेत्र के बाहर का कोई व्यक्ति था, और वह केवल दीर्घायु महान सम्राट ही हो सकता था। तो क्या वह जानबूझकर उनकी तलवार निर्माण में मदद कर रहा था? क्यों? ताकि वे जल्द से जल्द तलवार लेकर अपनी जान गंवा दें।
चू निंग की भौहें गहराई से सिकुड़ गईं। महान सम्राट की दृष्टि पहले ही उन पर पड़ चुकी थी। लगता था कि इस लोक में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे दीर्घायु महान सम्राट न जानता हो। वर्तमान दृष्टि से वही उनकी यात्रा का सबसे बड़ा बॉस था। उन्हें न केवल अंधकार में प्राणियों का सामना करना था, बल्कि दीर्घायु महान सम्राट का भी। लुओ मियाओ ने पहले कहा था कि वह दीर्घायु महान सम्राट को रोक सकती है, लेकिन समस्या ये थी कि कोई भी वास्तव में नहीं जानता था कि महान सम्राट की वर्तमान अवस्था क्या है और क्या वह सच में उसे रोक पाएगी। दिन और रात फिर से उलट गए और फिर स्वर्गीय दाव द्वारा सही क्रम में लौटा दिए गए। फिलहाल और कुछ भी नहीं हुआ। इसी समय मींग तोंगतियान मुस्कुराए और बोले, इस बूढ़े ने अभी अभी एक बात की पुष्टि की है। सु वानछिंग उत्सुक हो गईं। उन्होंने मेंग यीरन को इस बारे में बड़बड़ाते सुना था। हालांकि उनकी शिष्या ने कहा था कि वह पूछना नहीं चाहती, फिर भी वह हमेशा से काफी जिज्ञासु थीं। जब बाह्यलोक के दानव अवतरित होते हैं तो साधारण लोग प्रभावित नहीं होते, लेकिन अंधकार में प्राणी दबा दिए जाते हैं। वर्तमान में हमें सर्वोच्च क्षेत्र के अंधकार में प्राणी नहीं दिखते, लेकिन हमें सर्वोच्च क्षेत्र से ऊपर के अमर राजाओं के स्तर के अस्तित्व दिखते हैं, और वे हमारे पुराने परिचित हैं, वही रक्त दानव का मूल शरीर जिससे तुम पहले निपट चुके हो। ये कहते हुए उन्होंने एक भंडारण अंगूठी निकाली जिसमें लाखों रक्त मणियां थीं और उनमें से अनगिनत एक ही वाक्य दोहरा रही थीं। जानवरों का झुंड। बूढ़ा व्यक्ति शांति से मुस्कुराया। 10,000 वर्ष पहले प्राइमल सेज द्वारा बाह्यलोक के दानवों के अवतरण को उकसाने से हमने अनुमान लगाया कि उसने शायद बहुत पहले ही यह खोज लिया था कि इस स्थिति को तोड़ने की कुंजी हम स्वयं हैं। उसने बाह्यलोक के दानवों को आकर्षित करने की कोशिश की और अनजाने में ये रक्त दानव का मूल शरीर निकल आया। इसने इस बूढ़े की एक इच्छा भी पूरी कर दी। संक्षेप में, वर्तमान अनुमानों के अनुसार जब बाह्यलोक के दानव तियानाशुवान महाद्वीप में आते हैं तो वे निश्चित रूप से दबा दिए जाते हैं, और जब वे दबते हैं तभी हम स्थानीय साधक उनका प्रभावी ढंग से सामना कर सकते हैं। उनमें प्रतिभा की कमी नहीं थी, वे बस बंधे हुए थे। अनगिनत वर्षों में कितने ही ऐसे प्रतिभाशाली लोग जो प्राचीन और आधुनिक काल को हिला सकते थे, या उस जाति के हाथों दुखद अंत को प्राप्त हुए या जीवन सीमा तक पहुंचकर गिर पड़े। लेकिन महान सम्राट के क्षेत्र की व्यवस्था ही ऐसी थी, उसका मूल उद्देश्य ही उन्हें सीधे बाहर निकलने का अवसर देना नहीं था। इन सब के पीछे चाहे जो भी सोच रही हो, संकेत तो दिए गए थे, लेकिन उन संकेतों को खोजे बिना जीवित रहना असंभव था। प्राइमल सेज असफल रहा, लेकिन हम शायद नहीं होंगे। अब हम महान क्षेत्र के बाहर एक युद्ध क्षेत्र खोलने की योजना बना रहे हैं और वहां से निकलने का अवसर खोजेंगे। इसे संसार के साधकों के लिए एक परीक्षा भी माना जा सकता है। अगर वे इस अंधकार में निषिद्ध क्षेत्र से भी बाहर नहीं निकल सकते तो वे महान क्षेत्र में कैसे टिक पाएंगे? मेंग यीरन ने बुदबुदाते हुए कहा, ये कुछ उल्टा नहीं है क्या? ये तो गाड़ी को घोड़े के आगे बांधने जैसा है। महान क्षेत्र के साधकों के लिए भी वह चीज काफी डरावनी होती है। पिताजी, आप इसे किसी शुरुआती कालकोठरी की तरह ले रहे हैं। मैं पहले ही इनमें से कुछ रक्त मणियों का उपयोग कर चुका हूँ। इन्हें बिना किसी बाधा के परिष्कृत किया जा सकता है, जिससे मैं शीघ्र ही सर्वोच्च क्षेत्र के 10वें चरण तक पहुँच सकता हूँ। अभी भी बहुत सी बची हुई हैं। एक अमर राजा स्तर की सारी की और रक्त यहाँ मौजूद है। तुम और वरिष्ठ सु इन्हें स्वयं परिष्कृत कर सकते हो। बाकी बातों की व्याख्या नहीं करूंगा। महायुद्ध शुरू होने में अभी समय है, कुछ और दिन। फिलहाल सम्राट अस्त्र के उपयोग और विधियों का अध्ययन करो। इस बूढ़े को अभी कई काम निपटाने हैं। ये कहकर मेंग तोंगतियान का स्वरूप गायब हो गया और चू निंग खाली स्थान को देखते हुए स्तब्ध रह गया। क्या अपने ही दरवाजे पर युद्ध क्षेत्र खोलना और स्थानीय साधक भी उसमें भाग ले सकें? 10,000 वर्ष पहले याओ पूर्वज की कब्र, जहां मेंग तोंगतियान गया था, वास्तव में महान सम्राट द्वारा निर्देशित थी और वहीं एक सूचना छोड़ी गई थी, यानी ये लोक अंधकार में प्राणियों को दबा सकता है। ये सूचना सिर्फ उपयोगी नहीं थी, ये तो अत्यंत मूल्यवान थी। चू निंग ने गहराई से
महसूस किया कि केवल एक व्यक्ति की शक्ति पर निर्भर रहना अंततः केवल अंधाधुंध आगे बढ़ना है, और वह भी पर्याप्त नहीं। अंत तक पहुंचने का अर्थ था मृत्यु, और उसके आसपास के लोग, लगता था हर एक के पास अपनी अपनी अनोखी आभा थी। वह नहीं जानता था कि क्या कहे। अब कहा जा सकता था कि आक्रमण और रक्षा की स्थिति पूरी तरह पलट चुकी थी। प्राइमोर्डियल निषिद्ध क्षेत्र में वे मछलियों की तरह थे, केवल काटे जाने के लिए। लेकिन अगर वे इसी लोक में हों तो यहाँ तक कि वर्तमान परिस्थिति भी उनकी पिछली चर्चाओं से पूरी तरह मेल खाती थी, और जोखिम भी ज्यादा नहीं था। यह महान सम्राट द्वारा छोड़ा गया अवसर था, और तियानशुआन महाद्वीप के शीर्ष स्थानीय साधकों की गणनाओं का निष्कर्ष भी। अब ये सचमुच बेहद दिलचस्प हो गया था। अध्याय 471 आक्रमण और रक्षा का उलटफेर। इस समय अत्यंत उत्साहित चू निंग ने तियानशुआन को कसकर थाम लिया। सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। मिंग तोंगतियन ने बधाई देते हुए कहा, अच्छा हुआ कि कुछ भी अनहोनी नहीं हुई, सच में बहुत अच्छा। एक सम्राट स्तरीय अस्त्र और तियानशुआन दोनों एक साथ प्राप्त हुए। ये तो सचमुच एक तीर से दो शिकार हैं। शानदार। तियानशुआन की सहायता से भविष्य में तुम्हारा आत्मविश्वास और भी अधिक बढ़ेगा, है ना? मिंग यीरन खिलखिलाए और आगे बढ़कर तियानशुआन के सिर पर हाथ फेरा। मैं तो समझी थी कि तुम्हें कुछ हो गया, इतना बड़ा तमाशा कर दिया। लेकिन इसमें भी चू निंग की ही गलती है। तलवार निर्माण अचानक सक्रिय हो गया, हम में से कोई समय पर प्रतिक्रिया ही नहीं कर पाया, तुम्हारी तो बात ही क्या। शू हू ने भावुक होकर आह भरी। वाकई एक महान सम्राट के उत्तराधिकारी को स्वयं तलवार का निर्माण करना ही पड़ता है। अब हमने एक नया तरीका खोज लिया है। भविष्य में हम ये फिर से कर सकते हैं, और शायद इस स्तर से भी आगे बढ़कर महान सम्राटों के लिए विशेष रूप से एक्सट्रीम दाव सम्राट अस्त्र भी बना सकते हैं। कोई समस्या नहीं। चू निंग हंस पड़ा। भाई शू, आप क्या कह रहे हैं? महान सम्राट तो शायद खुद ही यह समझ सकते हैं, उन्हें आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है न? सब हंस पड़े। शू हू ने सिर खुजाया, यह महसूस करते हुए कि बात सही थी। केवल सू वानछिंग ने आंखें सनकरी कर तियानशुआन को देखा। चू निंग, इसे छोड़ दो। यह अभिनय करने में बड़ा माहिर है, क्यों न इसे थोड़ा और अभिनय करने दिया जाए। तियानशुआन ने एक असहज मुस्कान दी, तुरंत खुद को छुड़ाया और सू वानछिंग की बाहों में जा घुसा। तलवार मालकिन, तियानशुआन ठीक है, सू वानछिंग ने गंभीर स्वर में कहा। उसने तुम्हारे सुधार के लिए बहुत मेहनत की है, यह उसकी चिंता को दर्शाता है। लेकिन जब कुछ हुआ ही नहीं था, तो उसके मन को क्यों विचलित किया? अगर कोई और होता, तो तुम्हारी प्रतिक्रिया जरूरत से ज्यादा नहीं मानी जाती, लेकिन वह तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारे चले जाने का ख्याल वह कैसे सह पाता? तियानशुआन ने सिर झुका लिया, जैसे माँ से डांट खाता बच्चा हो। वह कोई जवाब नहीं दे पाया, बस जोर जोर से सिर हिलाता रहा। अंत में सू वानछिंग ने बेबसी से आह भरी, आगे से ऐसा मत करना। इंसानी दिलों को इस तरह परखना ठीक नहीं। अगर बार बार ऐसा करोगे, तो लोग शायद तुम्हारी इतनी परवाह करना ही छोड़ दें। तियानशुआन ने तुरंत अपराधबोध भरी नज़र से चू निंग को देखा। मैं तो बस तुम्हें छेड़ना चाहता था, लेकिन ये सब हो जाएगा, मुझे उम्मीद नहीं थी। आगे से ऐसा नहीं होगा। मुझे माफ करना, चू निंग। कोई बात नहीं, चू निंग ने कहा, आखिरकार यह एक सुधार ही तो है। सू वानछिंग की बातों पर उसने अधिक ध्यान नहीं दिया, उस समय वह बस खुश था। लेकिन उसने देखा कि सू वानछिंग की उंगलियां हल्के से कांप रही थीं, स्पष्ट था कि अभी अभी उसकी भावनाओं में भी भारी उतार चढ़ाव आया था। ये सचमुच भावनाओं का रोलर कोस्टर था। सू वानछिंग वाकई एक अच्छी माँ जैसी थी, वह जानती थी कि बच्चों को सही समय पर कैसे समझाना है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था, आखिर उसके पास अनुभव था। क्या वह खुद इसका उदाहरण नहीं था? बस चू निंग ने भ्रमित होकर भौहें चढ़ाईं। तलवार निर्माण की विधि अपने आप क्यों सक्रिय हो गई? क्या ड्रैगन लॉर्ड अभी तक नहीं मरा है? और क्या वह सब कुछ देख रहा था? मिंग तोंगतियन ने सिर हिलाया। मुझे डर है कि ऐसा नहीं है। सब उसकी ओर देखने लगे। वरिष्ठ मिंग, आपका क्या मतलब है?
पहले दाओ एक्सट्रीम दिव्य अस्त्र के प्रकट होने के बाद महान क्षेत्र के बाहर से भयानक की तरंगें उठी और फिर एक सम्राट अस्त्र के जन्म की हलचल हुई। इस बूढ़े का अनुमान है कि इसे महान क्षेत्र के बाहर से किसी ने नियंत्रित किया होगा। चू निंग के मन में लगभग तुरंत ही एक नाम आया, दीर्घायु महान सम्राट। जब पहले दीर्घायु नियतिधारी प्रकट हुआ था तब उसने दीर्घायु महान सम्राट की आभा के जागने को साफ महसूस किया था। ये सब उसके कारण ही हुआ था। पर दीर्घायु महान सम्राट ऐसा क्यों करेगा? यिन और यांग को उलटना, 7 तारों की संरेखण के अनुरूप वे भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन किसी ने नहीं किया। बाहर से किसी ने किया और वह केवल दीर्घायु महान सम्राट ही हो सकता था। तो क्या वह उनकी तलवार निर्माण में मदद कर रहा था? क्यों? ताकि वे जल्दी से तलवार लेकर अपनी जान गंवा दें। चू निंग की भौहें कस गईं। महान सम्राट की दृष्टि पहले ही उन पर पड़ चुकी थी। लगता था कि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे दीर्घायु महान सम्राट न जानता हो। वर्तमान दृष्टि से वही उनके सफर का सबसे बड़ा बॉस था। वे केवल अंधकार में प्राणियों का सामना नहीं कर रहे थे, बल्कि दीर्घायु महान सम्राट का भी। लुओ मियाओ ने पहले कहा था कि वह दीर्घायु महान सम्राट को रोक सकती है, लेकिन असली सवाल ये था, कौन सच में जान सकता था कि महान सम्राट की वर्तमान स्थिति क्या है और क्या वह सचमुच उसे रोक पाएगी? दिन और रात फिर से उलट गए और फिर स्वर्गीय दाव द्वारा सामान्य क्रम में लौटा दिए गए। फिलहाल और कुछ नहीं हुआ। इसी समय मींग तोंगतियन मुस्कराए और बोले, इस बूढ़े ने अभी अभी एक बात की पुष्टि की है। सु वानछिंग जिज्ञासु हो उठी। उसने मेंग यीरन की बड़बड़ाहट सुनी थी। हालांकि उसकी शिष्या ने कहा था कि वह पूछना नहीं चाहती, फिर भी वह हमेशा जानना चाहती थी कि आखिर क्या खोज हुई है। जब बाह्य आकाशीय दानव अवतरित होते हैं तो साधारण लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अंधकार में प्राणी दब जाते हैं। अभी हमें सुप्रीम क्षेत्र के अंधकार में प्राणी नहीं दिखते, लेकिन सुप्रीम से ऊपर अमर राजा स्तर के प्राणी दिखते हैं और वे हमारे पुराने परिचित हैं। वही रक्त दानव का मूल शरीर जिससे तुम पहले निपट चुके थे। ये कहते हुए उन्होंने एक भंडारण अंगूठी निकाली जिसमें लाखों रक्त बूंदें थीं। अनगिनत बूंदें एक ही वाक्य दोहरा रही थीं। जानवरों का झुंड। बूढ़ा उदासीन मुस्कान के साथ बोला, 10,000 वर्ष पहले प्राइमल सेज द्वारा बाह्य आकाशीय दानवों को आकर्षित करने के प्रयास से हमने अनुमान लगाया कि वह शायद बहुत पहले ही समझ चुका था कि इस स्थिति को तोड़ने की कुंजी हमारे हाथ में है। उसने दानवों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह रक्त दानव का मूल शरीर निकला। इससे इस बूढ़े की एक इच्छा भी पूरी हो गई। संक्षेप में वर्तमान निष्कर्ष यह है कि जब बाह्य आकाशीय दानव तियानश्वान महाद्वीप पर आएंगे तो वे निश्चित रूप से दबाए जाएंगे, और जब वे दबेंगे तभी हम स्थानीय साधक उन्हें प्रभावी रूप से जवाब दे पाएंगे। उनमें प्रतिभा की कमी नहीं थी, वे बस सीमित थे। अनगिनत वर्षों में कितने ही ऐसे प्रतिभाशाली लोग जो प्राचीन और आधुनिक युगों को हिला सकते थे, याओ जाति के हाथों मारे गए या आयु सीमा तक पहुंचकर गिर पड़े। लेकिन महान सम्राट के क्षेत्र की स्थापना ही ऐसी थी, वो मूल रूप से उन्हें सीधे बाहर निकलने का अवसर नहीं देना चाहता था। इन सब विचारों में चाहे जैसे भी देखो सुराग तो थे, पर उन सुरागों को खोजे बिना जीवित रहना असंभव था। प्राइमल सेज असफल रहा, लेकिन हम नहीं भी हो सकते। अब हम महान क्षेत्र के बाहर एक युद्ध क्षेत्र खोलने की योजना बना रहे हैं, जिससे बाहर निकलने का अवसर मिले। इसे संसार के साधकों के लिए एक परीक्षा भी माना जा सकता है। अगर वे इस अंधकार में निषिद्ध क्षेत्र से बाहर भी नहीं निकल सकते, तो वे महान क्षेत्र में कैसे टिक पाएंगे? मेंग यीरन ने बुदबुदाते हुए कहा, ये कुछ उल्टा नहीं लग रहा, जैसे गाड़ी घोड़े के आगे लगा दी हो। महान क्षेत्र के साधकों के लिए भी यह चीज काफी डरावनी है। पिताजी, आप तो इसे नौसिखियों का डंगोन मान रहे हैं। मैंने इनमें से कुछ रक्त बूंदों का उपयोग पहले ही कर लिया है, मीन तोंगतियन ने कहा। इन्हें बिना किसी हस्तक्षेप के परिष्कृत किया जा सकता है, जिससे मैं शीघ्र ही 10वें स्तर के सुप्रीम क्षेत्र तक पहुंच सकूं। अभी भी बहुत सी बची हैं। एक अमर राजा क्षेत्र का समस्त की और रक्त यहाँ है।
तुम और वरिष्ठ सु इन्हें स्वयं परिष्कृत कर सकते हो, बाकी बातों की व्याख्या नहीं करूंगा। महान युद्ध शुरू होने में अभी काफी समय है, कुछ दिन और। फिलहाल सम्राट अस्त्र के उपयोग और तरीकों का अध्ययन करो। इस बूढ़े के पास अभी कई काम हैं। ये कहकर मिंग तोंगतियन की आकृति गायब हो गई। चू निंग खाली स्थान को ताकता रह गया। क्या क्या क्या? उनके दरवाजे पर ही युद्ध क्षेत्र खोलना और स्थानीय साधकों को भी उसमें भाग लेने देना। 10,000 वर्ष पहले याओ पूर्वज की समाधि, जहां मिंग तोंगतियन गया था, वास्तव में महान सम्राट द्वारा मार्गदर्शित थी और वहीं एक सूचना छोड़ी गई थी कि यह क्षेत्र अंधकार में प्राणियों को दबा सकता है। ये जानकारी केवल उपयोगी नहीं थी, यह अत्यंत महत्वपूर्ण थी। चू निंग ने गहराई से महसूस किया कि केवल एक व्यक्ति की शक्ति पर निर्भर होकर आगे बढ़ना, चाहे कितना भी साहसिक हो, अंततः मृत्यु की ओर ही ले जाता है। और उसके आसपास के लोग, लगता था हर एक के पास अपना अपना अनोखा आभामंडल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अब ये कहा जा सकता था कि आक्रमण और रक्षा की स्थिति पलट चुकी थी। प्राचीन निषिद्ध क्षेत्र में वे मछलियों की तरह थे, जिन्हें बस काटा जाना था। लेकिन अगर वे इसी क्षेत्र में हों तो यहाँ तक कि वर्तमान परिस्थिति भी उनकी पहले की चर्चाओं से पूरी तरह मेल खा रही थी और जोखिम भी ज्यादा नहीं था। यह महान सम्राट द्वारा छोड़ा गया अवसर था और तियानशुआन महाद्वीप के शिखर स्थानीय साधकों की समस्त गणनाओं का परिणाम। अब ये सचमुच दिलचस्प हो गया था। अध्याय 472। शू हू ने कहा, उसे समझ नहीं आया। मिंग तोंगतियन के चले जाने के बाद सभी लोग मामले पर चर्चा करने के लिए घर के भीतर आ गए। यह एक बहुत बड़ा मामला था। देखने में यह आक्रमण से रक्षा की ओर एक परिवर्तन जैसा लग रहा था, लेकिन महान सम्राट के क्षेत्र ग्रेट एम्परर्स रेल्म द्वारा पूरे क्षेत्र को दबाए रखने की स्थिति में इसे उनके लिए कहीं अधिक न्यायसंगत कहा जा सकता था। बाहर जाने का अर्थ था डाक प्राणियों की उत्पत्ति शक्ति ओरिजिन पावर से क्षरण का जोखिम उठाना, अर्थात अंधकार में छिपे अनगिनत अस्तित्वों के हमलों का सामना करना। सीधे शब्दों में कहें तो उस स्थान पर इवन अगर कोई डाक ओरिजिन के क्षरण से बच भी जाए तो वह ऐसे स्थान पर कैसे लड़े जहां कुछ भी दिखाई नहीं देता, यहाँ तक कि किसी की साधना की अवस्था कल्टिवेशन रेल्म भी महसूस नहीं की जा सकती। अब इस उलटफेर के साथ ये लगभग इस संसार के लिए एक वरदान जैसा था। चू निंग पहले ही इस बात से प्रसन्न था कि तियानशुआन एक सम्राट स्तरीय हथियार एम्परर वेपन बन चुका है और अब इस दोहरी शुभ खबर के साथ वह स्वाभाविक रूप से अत्यंत प्रसन्न था। शू हू ने संकेत दिया कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो इन मामलों में शायद ही कभी शामिल होता था। यहाँ तक कि उस दिन तियानशुआन संप्रदाय की चर्चा में भी शू हू को पूरी तरह लुओ मियाओ द्वारा जबरन खींच लाया गया था। अपनी गंभीरता बनाए रखने के लिए उसका पूरा ध्यान केवल इस बात पर था कि तलवारें कैसे गढ़ी जाती हैं। नतीजतन बहुत से लोगों की नज़र में शू हू एक रहस्यमय और गूढ़ व्यक्ति बन गया था। लेकिन वास्तविकता ये थी कि शू हू को कुछ भी समझ नहीं आता था। वह केवल संख्या पूरी करने के लिए वहां बैठा रहता था। उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी पत्नी इतनी जिद क्यों कर रही है, तो वह बस चला गया। अब भी वही स्थिति थी। वह बिना रुचि के सब सुन रहा था, मेज पर ढेर होकर बैठा हुआ। क्या उसे कल 11वें क्षेत्र की कोई दिव्य हथियार बनाने की कोशिश करनी चाहिए? लेकिन सामग्री मिलना निश्चित ही कठिन होगा। उसे चू निंग से सृजन शक्ति पावर ऑफ क्रिएशन मांगनी पड़ेगी, फिर उस पर शोध करना होगा। स्वर्गीय दाव के प्रतिबंध न रहने के बाद शू हू की ब्रेकथ्रू की गति वास्तव में बहुत तेज थी। यह क्षेत्र रेल्म के संदर्भ में नहीं था, क्षेत्र के लिहाज से तो सब उसे बेकार समझते थे। लेकिन इस बेकार आदमी की पत्नी स्वर्गीय मानव जाति सेलेस्टियल ह्यूमन रेस की पूर्वज स्तरीय थी, और वह जो हथियार यूं ही बना देती थी वो किसी की पूरी उम्र की साधना के बराबर होता था। इसलिए कोई भी उसे कम नहीं आंकता था। सभी यही सोचते थे कि वह अत्यंत ऊंचे दर्जे का और उदासीन व्यक्ति है। किसी भी स्थिति में इस लाभ के साथ हम जितना हो सके उतना समय खींच सकते हैं। शक्तिशाली लोग यहाँ आ सकते हैं और कमजोर बाहर रह सकते हैं।
जब महान क्षेत्र ग्रेट डोमेन के साधक दबाव डालेंगे तो वे समन्वय नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि अगर इस मामले को और व्यापक रूप से संभाला जाए तो बेहतर होगा। चूंकि महान सम्राट का क्षेत्र बाहर के साधकों की साधना को दबा सकता है और यहाँ के स्थानीय साधकों को बाहर जाकर शत्रु से भिड़ने की अनुमति भी देता है, तो फिर महान सम्राट के क्षेत्र को अपने साथ ही क्यों न ले जाया जाए। मिंग यीरान ने उत्साह में कहा कि वह अपने पिता से बेहतर है। खैर, अब तो हर कोई उसके पिता से बेहतर है। उस बूढ़े आदमी ने उसे कभी कुछ बताया ही नहीं। सच में बहुत गुस्सा आता है। सु वानछिंग ने तुरंत इस विचार पर ठंडा पानी डाल दिया। इस समय वह अपने हाथ में तियानश्वान तलवार को घुमा रही थी और उसका अध्ययन कर रही थी। पहली बात, यह मत सोचो कि तुम स्वर्ग और पृथ्वी को भीतर से कैसे नियंत्रित करोगे। बस ये सोचो कि बाहर के साधक तुम्हें रोकेंगे या नहीं। मान लो कि कोई तरीका मिल भी गया तो उससे लाभ क्या होगा। इसके अलावा तियानश्वान तलवार की गढ़ाई की प्रक्रिया तुम्हारे द्वारा शुरू नहीं की गई थी, बल्कि किसी और ने इसे नियंत्रित किया था। तुम्हारे वर्णन के अनुसार वह व्यक्ति बहुत संभव है कि दीर्घायु भाग्यवान लॉन्जेविटी फेटेड वन हो। वह तुम्हारी मदद क्यों करेगा? क्योंकि तुम भी वही हो। मत भूलो, ड्रैगन लॉर्ड ने ये क्षेत्र यहाँ विशेष रूप से इसलिए स्थापित किया था ताकि लिंगशियाओ महान सम्राट की अंतिम परीक्षा बने। भले ही दूसरे हस्तक्षेप न कर सके, क्या लिंगशियाओ हस्तक्षेप नहीं करेगा? क्या तुम सच में सोचते हो कि सब कुछ छोड़कर बस चले जाना इतना आसान होगा? चू निंग स्तब्ध रह गया। उसे लगा कि वह सही कह रही है। उसका मन सचमुच उलझा हुआ था। लेकिन अगर हम लड़ते भी रहें तो लगातार लड़ाई केवल संसाधनों को ही खत्म करेगी। ये तो छोड़ो कि डाक प्राणियों की उत्पत्ति को अविनाशी कहा जाता है। भले ही वे केवल अपनी उत्पत्ति का एक अंश छोड़कर शक्तिशाली क्लोन भेजें, तब भी हम लगातार क्षीण होते रहेंगे और वे बाहरी दुनिया का भी सामना कर सकते हैं। परिस्थितियां मौजूद थीं, लेकिन इस लगभग भयानक रूप से शक्तिशाली फिर भी अत्यंत सीमित स्थिति का उपयोग कैसे किया जाए, उन्हें नहीं पता था, क्योंकि दूसरी ओर के पास कई विकल्प थे, जबकि उनके पास बहुत कम। बाहरी क्षेत्रों के प्राणी जब इस क्षेत्र में आते हैं तो दबा दिए जाते हैं। लेकिन यदि हम यहाँ हैं तो वे किसी भी कीमत पर अंदर घुस आएंगे। एक को मारने पर उसे परिष्कृत कर हमारे तियानश्वान महाद्वीप के साधकों की उन्नति के लिए पूंजी बनाया जा सकता है। जितने अधिक आएंगे उतना अच्छा, बस हम उन्हें झेल सकें। हमारे पास लुओ मियाओ और साहित्य के संत, 2 अर्ध सम्राट क्वाजी एम्परर्स भी हैं। सु वानछिंग ने मनन किया, लेकिन उसकी दृष्टि कभी भी उसके हाथ में पकड़ी उस गहरे रंग की लंबी तलवार से नहीं हटी। एक तलवार साधक स्वाभाविक रूप से अच्छी तलवार चाहता है, लेकिन उसे लगा कि यह तलवार उससे बहुत अधिक निकट नहीं है। ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह चू निंग की वस्तु पकड़ रही हो, न कि अपनी। हालांकि उसकी शक्ति का उपयोग किया जा सकता था, लेकिन चू निंग स्वयं तलवारों का उपयोग ही नहीं करता था। वो कर सकता था, पर करना नहीं चाहता था। उसे लोगों से मुट्ठियों से तर्क करना अधिक पसंद था। उसकी कानफा मुष्टि तकनीक तलवार दाव से भी ऊपर थी, इसलिए वह सम्राट स्तरीय हथियार का उपयोग करने में आलसी था। सु वानछिंग इसका उपयोग कर सकती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह इसकी कितनी शक्ति निकाल सकती है। लेकिन अभी जब उसने अपनी तलवार दाव की समझ इसमें प्रवाहित की, तो उसने पाया कि वह तलवार की मंशा, स्वॉर्ड इंटेंट को दबा ही नहीं पा रही थी। इससे उसके मन में कई विचार आए। क्या तियानश्वान मूल रूप से ऐसा ही था? क्या यह आगे बढ़ेगा? बढ़ने पर कैसा दिखेगा? या फिर यह पहले से ही बड़ा हो चुका है, बस अपने बचपन का रूप बनाए हुए है? आखिरकार ये भी एक सम्राट हथियार ही है, जैसे कि दानव संप्रदाय के पूर्व संप्रदाय प्रमुख की तलवार, जो अपने ही स्वामी को थप्पड़ मार सकती थी। अगर तियानश्वान भी वैसा ही बन गया तो सु वानछिंग कभी भी चू निंग को इसे दोबारा पकड़ने नहीं देगी। हालांकि ये सब केवल विचार थे। सु वानछिंग मानती थी कि चू निंग की स्त्री बनने के बाद उसे कभी कभी अजीब सी जलन होती है, लेकिन इस समय वह अधिक प्रसन्न थी। ये प्रसन्नता सम्राट हथियार पाने की नहीं थी, बल्कि तियानश्वान की उस मुक्त और स्वाभाविक भावना की थी
क्योंकि त्यानश्वान तलवार पकड़ने से वो उसके भीतर बाहर से निकलने वाले गर्व को महसूस कर सकती थी। यही त्यानश्वान होना चाहिए था। और भी गहराई में उसने एक बात और महसूस की, जिस व्यक्ति का तलवार दाव जितना ऊंचा होगा, इस तलवार द्वारा प्रदर्शित शक्ति का क्षेत्र भी उतना ही ऊंचा होगा। वह अभी सेलेस्टियल फिनोमेनन में थी, इसलिए यह एक सेलेस्टियल फिनोमेनन तलवार थी। अगर वह सुप्रीम होती तो ये सुप्रीम तलवार होती। और हथियार हमेशा जितने ऊंचे हों उतने अच्छे हों ऐसा जरूरी नहीं। उदाहरण के लिए मिंग यीरान को मिला 7 स्टार स्वॉर्ड का प्रतिरूप वास्तव में उपयोग के योग्य नहीं था। उसे केवल तलवार आत्मा द्वारा धारक की मुद्रा में सक्रिय किया जा सकता था। जो उपयुक्त हो वही सर्वश्रेष्ठ होता है। इस समय सु वानछिंग ने शांति से कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आदिम निषिद्ध क्षेत्र प्राइमोर्डियल फॉरबिडन जोन के प्राणी कैसे प्रतिक्रिया देंगे, यह अभी भी एक प्रश्न है। युद्ध क्षेत्र की व्यवस्था पूरी होने तक प्रतीक्षा करो, फिर शांत मन से सोचो। शायद तब तुम्हें कोई अलग मोड़ दिखाई दे। और वैसे भी क्या तुम्हें मौजूदा स्थिति का पता नहीं? कोई भी नहीं चाहता कि तुम अभी से चिंता में डूब जाओ। केवल वरिष्ठ मिंग ही नहीं, बल्कि साहित्य के संत लुओ मियाओ और बाकी लोग भी यही सोचते हैं। वे सब नजर रखेंगे और जैसे ही कोई विचार होगा तुरंत तुम्हें सूचित करेंगे। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? चू निंग ने थोड़ा सोचा और महसूस किया कि वह सही कह रही है। ये वास्तव में चू निंग के लिए 10 से अधिक दिनों की एक मौन छुट्टी जैसी थी। अब उसे बेकार की बातों में उलझे रहने की आवश्यकता नहीं थी। त्यानश्वान सम्राट हथियार बन चुका था और अब युद्ध की दिशा ही बदल चुकी थी। और यह जिम्मेदारी केवल उसी और इन सुप्रीम शक्तिशालियों पर नहीं थी, मानव जाति के साधक भी इसमें भाग ले सकते थे। जब ऐसा था तो वह अपने मन को थोड़ा शांत कर सकता था। सु वानछिंग ने सुझाव दिया, क्यों न हम ताइश्वान संप्रदाय चलें? पुराने स्थान को दोबारा देखें, इससे तुम्हारा मन भी शांत होगा। सच कहें तो चू निंग ने ये बहुत पहले ही सोचा था। उसने अनगिनत बार कल्पना की थी कि वह ताइश्वान संप्रदाय लौटकर उन लोगों को थप्पड़ मारेगा, लेकिन वे लोग या तो मर चुके थे या भाग चुके थे। ताइश्वान संप्रदाय कब का वीरान हो चुका था और जो लोग वहां रहने की हिम्मत करते थे वे केवल श्रद्धा से पूजा करने जाते थे। पूजा किसकी? सच्चे ड्रैगन के बचपन के निवास स्थान की। ऐसे स्थान में अवश्य ही कुछ सौभाग्य लक जुड़ा होगा। और इस समय चू निंग के मन में अब वह भावना नहीं रही। वो बस एक पुराना स्थान था, लेकिन बिना पुराने मित्रों के। ठीक है, चलें, कहने के बाद उसने शू हू की ओर देखा, जो लगभग सो ही गया था। वे लोग क्या बड़बड़ा रहे थे? उसे एक शब्द भी समझ नहीं आया। उसे वहां बैठने से क्या लेना देना? नहीं, ये सही नहीं था। ये शू हू का घर था, तो मेजबान होने के नाते उसे वहां बैठना ही था। लेकिन सच कहें तो ये काफी भारी लग रहा था। जब उसने सुना कि सब लोग जा रहे हैं तो शू हू अचानक सिर उठाकर बोला, हो गया, तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आऊंगा। सब लोग चुप हो गए। नहीं, असल में तुम तो बस यही चाहते हो कि हम जल्दी निकल जाएं। और यही सच था। उसका पूरा ध्यान केवल हथियार गढ़ने पर था। उसे स्वर्ग पृथ्वी के प्राणियों से जुड़ी किसी भी बात की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसकी पत्नी ने उससे कहा था। उस दिन जब लुओ मियाओ ने अपना वास्तविक रूप दिखाया तो उसने कहा था कि वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली है और शू हू जहां भी जाएगा उसे कभी खाने की कमी नहीं होगी। इसलिए उसे किसी बात की परवाह ही नहीं थी। अध्याय 473 सम्राटीय हथियार की शक्ति में बढ़ोतरी कितनी बड़ी है। आखिरकार उन्हें फिर से जू हू ने भगा दिया। जू हू को इन बातों पर चर्चा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर तुम मेरे पास तलवार गढ़ने पर शोध करने आए हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। आखिरकार उसकी और चू निंग की मुलाकात भी इसी वजह से हुई थी। लेकिन अगर तुम औरतों का एक झुंड लेकर मेरे घर आओगे और गपशप करोगे तो जब मेरी पत्नी देखेगी तो मैं उसे क्या समझाऊं? ऊपर से तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो जो मुझे समझ ही नहीं आती। अगर मेरे शिष्य की पत्नी को पता चल जाए तो ठीक है, और मेरी पत्नी को भी पता हो जाए तो भी ठीक है,
लेकिन मेंग यिरन जैसी एक अकेली युवती का क्या? वह सच में मुश्किल में था। उनके जाने के बाद जूहू ने 11वें क्षेत्र 11th रेल्म के दिव्य हथियारों पर शोध शुरू कर दिया। जो लोग बाहर निकले उन्हें ये कोई बड़ी बात नहीं लगी, आखिर उन्होंने सिर्फ किसी को परेशान ही तो किया था। कुछ लोगों को चहल पहल पसंद होती है, जबकि कुछ शांति को तरजीह देते हैं। मेंग यिरन की नज़र में ये गुरु शिष्य की जोड़ी बिल्कुल भी शोर शराबे वाली नहीं थी। अगर उनके पास करने को कुछ न हो तो वे आराम से अपनी अमर गुफा इमॉर्टल केव में बंद रहना पसंद करेंगे और उन्हें यूं परेशान किया जाना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। हालांकि आज की कमाई वाकई अच्छी थी। एक डाओ एक्सट्रीम दिव्य हथियार और एक स्वॉर्ड स्पिरिट। बस अफसोस ये था कि वह एक छोटी लड़की थी। अगर छोटा लड़का होता तो और भी अच्छा होता। ये दोनों स्पष्ट रूप से नहीं जानते थे कि मेंग यिरन क्या सोच रही थी। इस समय छू निंग टायांगजुन को गोद में लिए ध्यान से उसका अध्ययन कर रहा था। यह अभी भी इतना छोटा क्यों है, जबकि यह पहले ही एक सम्राटीय तलवार बन चुकी है? सू वैंकिंग हंस पड़ी। तो क्या तुम्हें बहुत निराशा हो रही है? छू निंग ने दृढ़ता से सिर हिलाया। बिल्कुल भी नहीं, अगर यह ऐसा ही है तो और भी बेहतर। उसकी जलनखोर बेटी भी जलती है, हाँ, लेकिन सावधान रहना बेहतर था। आखिरकार वो उसकी जैविक बेटी तो है नहीं। इसलिए छू निंग ने उसे पकड़े रखना बंद किया और सू वैंकिंग की गोद में दे दिया। छोटी लड़की बिल्कुल मासूम थी और उसे इसमें कोई गलत बात नजर नहीं आई। एक स्वॉर्ड स्पिरिट होने के नाते उसे गोद में लिए जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसमें बड़ी बात ही क्या थी? और वैसे भी छू निंग वैसा इंसान नहीं था। इसी समय उसने छू निंग के सवाल का जवाब दिया। टायांगजुन को भी ठीक से नहीं पता, लेकिन लगता है कि टायांगजुन हमेशा से ही ऐसी रही है। वैसे जब आपने तलवार गढ़ना पूरा किया तो टायांगजुन ने कुछ सुना। फिर उसने जल्दी जल्दी अपनी मानसिक अवस्था और जो कुछ भी उसने देखा सुना था सब बता दिया। सू वैंकिंग थोड़ा चौंक गई। टायांगजुन की मानसिक स्थिति समझ में आती थी। आखिरकार वह एक सम्राटीय तलवार थी और एक शिष्य द्वारा आध्यात्मिक रूप से जागृत की गई थी। लेकिन वह प्राचीन युद्ध क्षेत्र सू वैंकिंग को धुंधली सी याद आई कि उस अद्वितीय गुप्त क्षेत्र सीक्रेट रेल्म में उसने पत्थर की दरार के बीच टायांगजुन को देखा था। पहले उसने केवल तलवार की नोक देखी थी और फिर अचानक एक छोटी लड़की आए और उसे अभिवादन किया, ये पूछते हुए कि वह क्या कर रही है। बाद में ही उसे एक अमर तलवार की नोक मिली, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अमर तलवार की नोक वास्तव में एक सम्राटीय तलवार का टुकड़ा थी। ये सच में अजीब था। अब तक जो हमें पता है उसके आधार पर तुम कभी ड्रैगन लॉर्ड की निजी तलवार थी। एक महान सम्राट की तलवार, एक सम्राटीय अस्तित्व। बाद में उसने 3000 महान दानवों का सामना किया और उसकी तलवार देह टूट गई। एक महान सम्राट की शक्ति से शायद इसे फिर से ठीक करना असंभव नहीं था। उसके पास अपनी तलवार गढ़ने की विधि भी थी। तो फिर आखिर किस कारण से उस महान सम्राट ने इसे त्याग दिया? या शायद अगला वाक्य ही कारण था। मैंने कहा था तुम एक अलग जीवन के अनुकूल नहीं हो पाओगी, है ना? जीवन बदलने का क्या मतलब है? तलवार का दाव तो हत्या और विजय का है। क्या इसका मतलब यह है कि अगर यह गैर हत्या के मार्ग पर जाती तो अनुकूल नहीं हो पाती और फिर से उसी पुराने रास्ते पर लौटना चाहती? एक पल के लिए छू निंग और सू वैंकिंग दोनों ही स्तब्ध रह गए। अगर यह अनुमान सही है तो टायांगजुन स्वयं ही उस सम्राटीय तलवार की स्वॉर्ड स्पिरिट हो सकती है। वो किसी टुकड़े से पैदा नहीं हुई थी, वो शुरू से ही उसी तलवार की आत्मा थी। किसी कारण से अतीत में वो किसी चीज से ऊब गई थी और आगे साथ नहीं चली, और बाद में एक नए स्वामी को पहचानने के बाद वह अपने पुराने मार्ग पर लौट आई। लेकिन लगता है कि टायांगजुन को अब बहुत सी बातें याद नहीं हैं। क्या इसका मतलब यह है कि ड्रैगन लॉर्ड को छोड़ने के बाद उसकी यादें मिट गईं और उसे एक नया जीवन मिला? उनकी बातें सुनकर टायांगजुन बेपरवाही से सू वैंकिंग की गोद में सिमट गई और बोली, वैसे भी मुझे कुछ याद नहीं। मुझे बस इतना पता है कि टायांगजुन छू निंग के सिर पर चढ़कर शौच कर सकती है, और अगर मुझे कभी छू निंग से चिढ़ हो जाए
तो मैं उसे 2 थप्पड़ मार दूं ताकि उसे पता चले कि बॉस कौन है। छू निंग हंस पड़ा। एक सम्राट या तलवार की ताकत महान सम्राट की ताकत पर निर्भर करती है। तुम शायद अभी भी मेरे सामने नहीं टिक पाओगी। क्या तुम महान सम्राट बन गए हो? मेरी ताकत पिछले महान सम्राट पर निर्भर करती है या तुम पर? छू निंग तुरंत चुप हो गया। लगता था कि बात वाकई सही थी। लेकिन क्या मैं सच में इसे हरा नहीं सकता? थोड़ी देर सोचने के बाद छू निंग ने फिर भी कोशिश नहीं की। आखिरकार टायांगजुंग अभी अचानक मिली समृद्धि के दौर में थी और दिखावा करने के मूड में थी। अगर वे सच में लड़ते और अगर वह जीत जाता तो ठीक था, पिता होने के नाते उसे मजबूत ही होना चाहिए। लेकिन अगर वह हार जाता तो वह बहुत ही अजीब स्थिति होती। मैं बच्चों से लड़ने को तुच्छ समझता हूँ। टायांगजुंग ने अचानक सिर उठाया और ठंडी फुकार भरी, कौन बच्चा है, यह अभी तय होना बाकी है। जब तुम छोटे थे तब तो मैंने तुम्हें गोद में उठाया था। बेशक उसने उसे कभी उठाया नहीं था। टायांगजुंग तो तब लाई गई थी जब छू निंग लगभग 10 साल का था। उस समय छू निंग अच्छी तरह से खाया पिया हुआ था और इतना भारी था कि उठाया ही नहीं जा सकता था। लेकिन एक सम्राट या तलवार की ताकत को कौन जाने। गुरुदेव, शिष्य अंततः टायांगजुंग का उपयोग नहीं कर सकता। मेरा महान डाव मेरे भीतर है, तलवार में नहीं। ये तलवार गुरुदेव ही रखें। टायांगजुंग आपको इस्तेमाल नहीं करने देगी। टायांगजुंग सिर्फ अपने स्वॉर्ड मास्टर का ही अनुसरण करेगी। बच्चों को बड़ों की बातों में दखल नहीं देना चाहिए। न्या न्या न्या, अगर तुम इतने काबिल हो तो मुझे मार कर दिखाओ। छू निंग बस अपनी बेबसी को सह सका। इसके बाद शिष्य गुरुदेव के साथ एक बार फिर अभ्यास युद्ध करेगा ताकि देखा जा सके कि यह सम्राट या तलवार वास्तव में कितनी बढ़ोतरी करती है। वर्तमान साधना जगत के अनुसार डाओ सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बाद तकनीकें और फिर उपकरण सहायक ऑक्सिलरी होते हैं। हालांकि ये नियम सेलेस्टियल फेनोमेनन रेल्म से नीचे ही सही है। सेलेस्टियल फेनोमेनन से ऊपर के दिव्य हथियारों में आत्मा होती है, इसलिए उनकी बढ़ोतरी निश्चित रूप से बहुत बड़ी होगी। वास्तव में शक्तिशाली हथियारों को समान क्षेत्र के साधकों की तरह ही माना जा सकता है। एक सम्राट या तलवार शायद वह तुम्हें चरम अवस्था वाले महान सम्राट के सामने तो न खड़ा करे, लेकिन तुम्हें उसे बिल्कुल एक महान सम्राट के रूप में ही देखना चाहिए। एक महान सम्राट से जन्मी और उसके परम डाव को विरासत में लिए हुए 10,000 दानवों का खजाना मानचित्र 3,000 महान दानवों को समेटे हुए है, जिनमें से हर एक अगर बाहर निकल आए तो साधना जगत को उलट पुलट कर सकता है। और फिर यह महान सम्राट की तलवार जो मुख्य रूप से हत्या और विजय पर केंद्रित है, क्या ये सम्राट तारे एम्परर स्टार की स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करती? हालांकि टायांगजुंग स्वयं ज्यादा नहीं बदली थी और किसी स्पष्ट बदलाव का वर्णन नहीं कर सकी, इसलिए छू निंग अब भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं था। सबसे अच्छा तरीका यही था कि गुरु और शिष्य आपस में एक बार मुकाबला करें। यह अब उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। प्यार जितना गहरा होता है, वार उतना ही निर्दयी होता है। अध्याय 474। क्या पैसे चुका दिए? लोगों के दिल में उस जगह के लिए हमेशा कुछ भावनाएं रहती हैं जहां वे कभी रहे हों। ताइशवान संप्रदाय में आए बदलावों की बात अलग रख दें तो केवल उन बीते वर्षों की बात करें। छू निंग को इस भूमि से गहरा लगाव था। ऐसे लोग थे जिन पर वह भरोसा कर सकता था और जो उसकी परवाह करते थे। दिन प्रतिदिन साधना की यादें और हर दिन चलने वाली अनगिनत योजनाएं। भले ही कुछ अप्रिय घटनाएं हुई हों, लेकिन उन घटनाओं को जन्म देने वाले ज्यादातर लोग अब जा चुके थे। मूल रूप से जब छू निंग दाओजी पैलेस में गया तो ताइशवान संप्रदाय के साधकों को त्यानशवान संप्रदाय में साधना के लिए ले जाया गया और यहाँ केवल कुछ शिष्य ही रखरखाव के लिए छोड़े गए। जब चेन श्वानत्यान और जियांग छिंग्युए के समूह की स्थिति त्यानशवान संप्रदाय में गिरती चली गई और छू निंग की पहचान लगातार अधिक प्रमुख होती गई, तब पूर्व ताइशवान शिष्य बहुत पहले ही भाग चुके थे। वे और क्या कर सकते थे सिवाय भागने के? क्या छू निंग के लौटने और उन्हें मार डालने का इंतजार करते? मूल रूप से सभी जा चुके थे। भले ही बहुत से लोगों ने कभी छू निंग को देखा भी न हो,
लेकिन दूसरी या तीसरी अवस्था की साधना के साथ कौन यह अनुमान लगाने का साहस करता कि जिसने याओ जाति का संहार किया हो वो उन्हें छोड़ देगा। अगर वह नाराज हो गया तो आदमी पल भर में गायब हो जाता। आमतौर पर जब कोई शक्ति समाप्त हो जाती है लेकिन पर्वत की जड़ें, जल शिराएं और आध्यात्मिक ऊर्जा बनी रहती हैं, तो उस पर कोई और कब्जा कर लेता है। लेकिन मुझे क्यों लगता है कि ताइशुआन संप्रदाय ज्यादा बदला ही नहीं है। पर्वत द्वार के सामने ताइशुआन के अक्षर मजबूत और सशक्त लिखावट में उकेरे गए थे। कम से कम यह मानव क्षेत्र के 7 महान संप्रदायों में से एक था। भले ही इसकी रैंकिंग आखिरी रही हो, इसकी नींव फिर भी मजबूत थी। अब भी भव्य पर्वत श्रृंखला की रेखाओं में ताइशुआन का दाव समाया हुआ था और पुराने समय की संरचना फॉर्मेशन भी अब तक मौजूद थी। मिंग ईरान ने संदेह से पूछा, लेकिन सवाल पूछते ही उसे जवाब मिल गया। त्यानशवान संप्रदाय का एक शिष्य पर्यटकों के एक समूह का स्वागत कर रहा था जो घूमने आए थे। ये सच्चे ड्रैगन का पूर्व निवास है, वह स्थान जहां सच्चे ड्रैगन ने अपने प्रारंभिक दिनों में साधना की थी। दर्शन के लिए एक निम्न स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर देना होगा, तो इसे पर्यटन स्थल बना दिया गया था, और वह भी त्यानशवान संप्रदाय द्वारा। उस साधकों का समूह नाराज हो गया। ताइशुआन संप्रदाय के ज्यादातर लोग तो मर चुके हैं। तुम कौन होते हो हमसे आध्यात्मिक पत्थर मांगने वाले? वो व्यक्ति बेहद ढीठ था। ताइशुआन संप्रदाय के पूर्व संप्रदाय प्रमुख चेन श्वानतियान त्यानशवान संप्रदाय में प्रवेश के बाद साधना करते थे, और उन्होंने असीम 8वीं अवस्था में तूपों के लिए औषधियों के बदले संप्रदाय का स्वामित्व सौंप दिया। इसलिए अब ताइशुआन संप्रदाय हमारे त्यानशवान संप्रदाय के अधिकार क्षेत्र में है। हम जो करें उसमें तुम्हारा क्या काम? दूसरा पक्ष हक्का बक्का रह गया। त्यानशवान संप्रदाय का शिष्य उनसे उलझा नहीं जा सकता था। सच कहें तो एक निम्न स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर कुछ भी नहीं था। उसे नहीं पता था कि सामने वाला सच कह रहा है या नहीं, लेकिन वह दांव लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अगर यह सच निकला तो उनका अपना संप्रदाय सच में मिट सकता था, इसलिए उसने पत्थर दे दिया। भाई, मैंने सुना है कि उस समय सच्चा ड्रैगन और उत्तरी क्षेत्र के तलवार अमर शियाओ झू शिखर पर रहते थे। क्या शियाओ झू शिखर की यात्रा की जा सकती है? उस साधक ने बिना हिचक इनकार कर दिया। ये स्थान जनता के लिए खुला नहीं है। वे केवल चले गए हैं, मरे नहीं हैं। अगर हमारा त्यानशवान संप्रदाय उनके निवास से आध्यात्मिक पत्थर कमाए तो क्या हम बिना वजह उन्हें नाराज नहीं करेंगे? उस क्षेत्र को बहुत पहले हमारे हेवन सैक्स दाओशों ने सील कर दिया है, किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है। ये तर्क सही था। त्यानशवान संप्रदाय को इस एक पत्थर की जरूरत नहीं थी, लेकिन देखने वालों की संख्या ज्यादा थी, तो उन्होंने यूं ही यह व्यवस्था कर दी। इससे ताइशुआन संप्रदाय की स्थिति भी बनी रहती थी और गलत लोगों के कब्जे से भी बचाव होता था। इसके अलावा उन दोनों के पर्वत द्वारों में अमर गुफाएं थीं। अगर कोई चुपके से घुस जाए और उन्हें पता चल जाए तो वे तुम्हारी पुश्तैनी कब्र तक खोद डालें। साधक समझ गए और अधिक सम्मान दिखाने लगे। तो चलिए अंदर जाकर देखते हैं। अगर कोई अवसर मिला तो वह भी अच्छा होगा। ये कहकर वे अंदर चले गए। जो चुनिंग पहले नाराज दिख रहा था, उसका भाव तुरंत नर्म पड़ गया। भले ही वह अब ताइशुआन संप्रदाय का व्यक्ति नहीं था और यहाँ रुकने का इरादा भी नहीं था, लेकिन वह कैसे सहन कर सकता था कि उनके पर्वत द्वार और अमर गुफा को पर्यटन स्थल बना दिया जाए। खासकर शियाओ झू शिखर, जो गुरु महाराज द्वारा सौंपा गया था और जिसे उसके गुरु सु वानछिंग ने संभाल कर रखा था। हम मरे नहीं हैं, हम जिंदा हैं। ये सीधे सीधे चू निंग और सु वानछिंग को उकसाने जैसा ही था, लेकिन सामने वाले के काम करने के ढंग से साफ था कि वे यह बात समझते थे। दूसरे नजरिए से देखें तो यह एक तरह की सुरक्षा ही थी। इसलिए इस समय उसका मन बहुत अच्छा था और पुराने स्थान पर लौटने की भावना से उसका दिल भर आया। त्यानशवान संप्रदाय के लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हें असहज लगे तो ये जिंगशवान से कह सकते हैं कि वे यहाँ से हट जाएं। बस पर्वत द्वार सील कर दें। चू निंग मुस्कुराया और सिर हिलाया।
किसी का देखभाल करना और किसी और बात की चिंता न करनी पड़े, ये स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा है। त्यानश्वान संप्रदाय काफी विचारशील है। वास्तव में शक्ति ही सब कुछ तय करने की नींव होती है। पर्याप्त शक्ति के बिना तुम्हारी देखभाल तो दूर, वे पलटकर ताइश्वान संप्रदाय को ही मिटा देंगे। सु वानछिन की आंखों में कोमलता भर आई। उसने चू निंग की बांह थाम ली। तो क्यों न हम अंदर जाकर देख लें? कुछ दिन ठहरना भी अच्छा रहेगा। ये घर के पास आने का डर नहीं था, बल्कि भावनाओं का मिश्रण था। जब वो गया था तो उसे मरे कुत्ते की तरह बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन अब लौटने पर सब कुछ अलग था। तब और अब के मानसिक अंतर, या शायद अपने शिष्यकाल के मेहनती चू निंग की छवि, मानो कई परछाइयां आंखों के सामने से गुजर गई हों। बात करते करते दोनों सीधे ताइश्वान संप्रदाय में प्रवेश कर गए। त्यानश्वान संप्रदाय के शिष्य ने उनकी ओर देखा तक नहीं, जिससे मेंग ईरान को आश्चर्य हुआ। क्या दर्शन शुल्क नहीं चाहिए? यूं ही जाने दे रहे हो? उस त्यानश्वान शिष्य ने बेबसी से कहा। मैं भी गुवान्हाई अवस्था का साधक हूँ, और मैंने भी बर्बर भूमि के युद्ध में हिस्सा लिया था। मैं उन्हें कैसे नहीं पहचानूंगा? ऊपर से अब पूरे मानव क्षेत्र में सच्चे ड्रैगन के मंदिर हैं, कोई मूर्ख भी उन्हें पहचान ले। अगर मैं अब टिकट मांगने गया तो क्या मुझे अपनी जान चाहिए? मेंग ईरान ने सोचा और बात सही लगी, इसलिए वह भी पीछे पीछे चल दी। रुको युवती, तुमने अभी तक दर्शन शुल्क नहीं दिया है। मेंग ईरान ने कमर पर हाथ रखकर घूरा। तुम मुझे नहीं पहचानते? वह साधक पल भर घूरता रहा, फिर दृढ़ता से सिर हिलाया। नहीं जानता। तुम कौन हो? वे तो अपने घर जा रहे हैं, उनसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन तुम देखने आई हो तो जरूर देना होगा। मेंग ईरान की आंखों में आग भड़क उठी। आज वह इसे सहन नहीं करने वाली थी। क्यों? किस बात का? क्या उस सच्चे ड्रैगन ने मुझे कनिष्ठ गुरु चाची नहीं कहा था? तुमने सुना नहीं? मुझे लगता है तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो। तो आज मैं तुम्हें पहचान कर ही दम लूंगी कि मैं कौन हूँ। ये कहकर उसने अपना जीवन चिन्ह निकाला और संपर्क करने, लोगों को ढूंढने और सिफारिशें लगाने लगी। वह साधक नाक खुजाने लगा, बिल्कुल बेपरवाह। तो आज मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम आखिर हो कौन। थोड़ी देर बाद उसका चिन्ह चमक उठा। वह साधक चौंक गया। अरे बाप रे, तुम वाकई कोई बड़ी हस्ती हो। इतनी जल्दी मुझसे संपर्क कर लिया। तुम्हारे संपर्क कितने व्यापक हैं? उसने सोचा और फिर भी उसे जाने देने का इरादा किया, लेकिन तभी चिन्ह से एक महिला की आवाज आई। ये गरीब दाओइस्ट, हेवन सेक्ट दाओशो ये जिंगश्वान है। वह पूरी तरह सुन्न हो गया। नहीं, मैं सोच रहा था तुम किसे ढूंढ रही हो। तुम तो मेरे हेवन सेक्ट दाओशों को ढूंढ रही हो। वह तो बस 5वीं अवस्था व्यूइंग दसी का बाहरी शिष्य था, द्वार की रखवाली करने वाला। उसे ऐसा शक्तिशाली संपर्क कैसे मिल गया? दाओशों, मैं उन्हें तुरंत जाने दूंगा, मैं नाराज नहीं करूंगा। नहीं, ये व्यक्ति इस गरीब दाओइस्ट के लिए अज्ञात है। जैसा सामान्यतः करते हो वैसा ही करो। ये कहकर संपर्क कट गया। वह साधक चुप हो गया। अगर आप इस व्यक्ति को नहीं जानती तो ये कई स्तरों के पार मुझसे सीधे संपर्क कैसे कर सकती है? वे निश्चित रूप से एक दूसरे को जानते थे और सामने वाले की हैसियत बहुत ऊंची थी। लेकिन ये सुनकर मेंग ईरान दबंग अंदाज में हल्की सी हंसी हंसी, कमर पर हाथ रखकर ठुड्डी ऊपर उठाए उस साधक को देखने लगी। अब जानते हो मैं कौन हूँ? वह साधक कुछ देर चुप रहा, फिर भी सिर हिला दिया। पक्का नहीं, लेकिन आज चाहे तुम जो भी हो, तुम्हें भुगतान करना ही होगा। मेंग ईरान सन रह गई। नहीं, क्या वह सच में उसकी सगी बेटी नहीं है? उसने तो अभी अभी अपने पिता से कहकर ये जिंगश्वान से सीधे बात करवाई थी, फिर भी उसे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? क्या वे अपनी ही बेटी को ठग रहे हैं? तो आज मैं जबरदस्ती अंदर जाऊंगी। मैं भुगतान नहीं करूंगी, यह नहीं चलेगा। तुम चाहे जो भी हो, भुगतान करना ही होगा। मेंग ईरान पागल होने वाली थी। क्यों? किस बात का इतना भेदभाव क्यों? उन्हें तो बिना कुछ किए अंदर जाने दिया और मुझे किसी को ढूंढना पड़ा,
फिर भी अंदर नहीं जाने दे रहे। उसे आध्यात्मिक पत्थर की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये प्रतिष्ठा का सवाल था, दाऊजी पैलेस की युवा अधिपति की प्रतिष्ठा का। यह इतना अन्यायपूर्ण क्यों है? अध्याय 475। मुझे उम्मीद है कि मास्टर इन दोनों लोगों को न देख पाएं। हालांकि उन दोनों ने यह नहीं देखा कि मिंग यीरान को रोका गया था और वे इस समय स्वर्गीय संप्रदाय हेवन सेक्ट के उस शिष्य पर अपने दर्जे का दबाव डाल रहे थे। लेकिन वह शिष्य किस बात से डरता? उसके पीछे हेवन सेक्ट के दावशों का समर्थन था। चाहे तुम मिंग तोंगतियान ही क्यों न हो, आज भी मैं तुम्हें रोकूंगा। सिर्फ 1 साल ही बीता था, लेकिन अंतर आसमान जमीन का हो गया था। ताइशवान की 8 चोटियों को देखते हुए, जो अब भी अपने प्रारंभिक स्वरूप में थीं, दोनों के हृदय में हल्की सी भावना जाग उठी। इस स्थिति में वे कुछ कह भी नहीं पाए, बस दोनों एक दूसरे से टिके खड़े थे, चेहरों पर मुस्कान लिए। अंदर प्रवेश करने पर अधिकतर साधक केवल दर्शन के लिए आए थे और लोगों की संख्या भी काफी थी। किसी ने उन दोनों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सभी ट्रू ड्रैगन द्वारा छोड़े गए अवसर को खोजने में लगे थे। किसे फुर्सत थी किसी और को देखने की? वे चलते चलते शाओ झू शिखर के बाहर पहुंचे, जहां एक विशाल गठन फॉर्मेशन ने बाहर से सब कुछ अलग कर रखा था, भीतर का दृश्य तक दिखाई नहीं देता था। चू निंग ने ये जिंगशवान को खोजने की कोशिश नहीं की, उसने सीधे स्वर्गीय दाव की विधि से प्रतिबंध खोल दिया। पुराना शाओ झू शिखर वैसा ही था जैसा वे छोड़कर गए थे। गहरे हरे बांसों के जंगल पहाड़ों और मैदानों में फैले थे, हर एक पर मोटी सफेद बर्फ जमी थी, जिससे पहाड़ी बांस झुक गए थे। जमीन पर जमा बर्फ घुटनों तक थी। सु वानछिन को भ्रम सा हुआ, मानो उसने वहां एक छोटे बच्चे को मुक्कों का अभ्यास करते देखा हो। चू निंग के हृदय में हलचल हुई। उसने सु वानछिन को छोड़ दिया और तुरंत सबसे सरल पर्वत कंपन मुक्का माउंटेन शेकिंग फिस्ट का अभ्यास किया, जो उसने सबसे पहले सीखा था। हर मुक्के के साथ हवा उठी और उसकी की शक्ति से बनी वायुधारा ने डालियों पर जमी बर्फ को झड़ने पर मजबूर कर दिया। सू सू की आवाज के साथ लगातार सरसराहट गूंज उठी। सु वानछिन ने आंखें सिकोड़कर मुस्कुराया और जल्दी से आगे बढ़कर पीछे से चू निंग को गले लगा लिया। शब्दों के बिना भी उसका मन बहुत प्रसन्न था। जब दोनों एक दूसरे में खोए थे, तियानशवान और नहीं देख सका। इस जगह पर तुम अब भी गुरु शिष्य हो। इस तरह का दृश्य दिखाओगे तो अगर तुम्हारे गुरु ग्रैंड मास्टर को परलोक में पता चला तो वे जरूर उछल पड़ेंगे। तियानशवान बिजली का खंभा बनना नहीं चाहता था। वो मुड़कर मिंग यीरान को ढूंढने चला गया और बर्फीले विस्तार में दोनों को अकेला छोड़ दिया। अरे, यह अमर गुफा तो अब भी मौजूद है। मुड़कर देखने पर उन्होंने वह अमर गुफा देखी जहां वे दोनों रहते थे, और दोनों ने उसकी ओर देखा। सु वानछिन मुस्कराई, याद करते हुए बोली, पहले जब तुम छोटे थे, मुझे डर था कि बाहर के लोग तुम्हें परेशान करेंगे, इसलिए मैंने तुम्हें अपने साथ रहने दिया। लेकिन जब तुम 10 साल के हुए तो मुझे कुछ गलत सा लगा और मैंने तुम्हें बाहर भेज दिया। डर था कि तुम बहुत दूर रहोगे और परेशान किए जाओगे, इसलिए पास ही एक अमर गुफा बना दी। चू निंग सब जानता था। वह झुककर सु वानछिन के कान की लौ को चूमने लगा। उसकी गर्म सांस उस संवेदनशील जगह पर पड़ी जिससे उसे गुदगुदी सी हुई। मास्टर, क्या गलत था? ये शिष्य तो नहीं जानता, बताइए। सु वानछिन का चेहरा लाल हो गया। उसने चू निंग का सिर हल्के से धकेल दिया। यह इतनी आसानी से कैसे कहा जा सकता है? बस बड़े होने की बात थी, आखिर पुरुष और स्त्री में अंतर तो होता ही है। चू निंग शरारती सी मुस्कान के साथ उसकी कमर में बांह डालकर वहां की मुलायम जगह को चुटकी काटने लगा। तो क्या ये शिष्य अब बड़ा हो गया है? फिर अब हम पुरुष स्त्री के अंतर की बात क्यों नहीं कर रहे? इस सवाल पर सु वानछिन निरुत्तर हो गई। दिल में वह मानती थी, लेकिन शब्दों में कहना कठिन था, खासकर जब उसका शिष्य उसे इस तरह छेड़ रहा हो। कौन झेल पाता? उनके संबंधों को देखते हुए ये कहना असंभव भी नहीं था। काफी देर बाद उसने लाल चेहरे से धीरे से कहा, खैर, तब तुम बस एक छोटा सा बच्चा थे, कोई खतरा नहीं।
किसे पता था कि इतना छोटा बच्चा ऐसा काम करेगा जो मानवीय नैतिकता के विरुद्ध हो। अगर मुझे पहले पता होता तो क्या आप इस शिष्य को त्याग देती? सु वानछिंग का चेहरा और लाल हो गया। अगर पहले पता होता तो मैं शिष्य ही न लेती। अब तो मुझे ये भी नहीं पता कि तुम्हारे गुरु को श्रद्धांजलि देते समय मुझे किस नाम से जाना चाहिए। क्या शिष्य की पत्नी बनकर जाऊं या शिष्य बनकर? आखिर क्या करूं? चू निंग ने फिर पूछा, और अगर आपने शिष्य न लिया होता? सु वानछिंग समझ गई कि जब तक शिष्य संतुष्ट नहीं होगा ये बात खत्म नहीं होगी। वो हकलाते हुए बोली, जैसा तियानशवान ने कहा, बच्चे को पालने वाला पति बनना भी काफी अच्छा होता। ये कहकर वो पूरी तरह लाल हो गई और चू निंग की बाहों में सिमट गई। वह सोच सकती थी कि उसका चेहरा कितना बुरा दिख रहा होगा। अगर मेंग यिरान देख लेती तो उसकी हाल ही में मोटी हुई चमड़ी फिर से छलनी हो जाती। चू निंग बहुत संतुष्ट था, लेकिन उसका हाथ अब कहीं और भटक चुका था। सु वानछिंग तुरंत सतर्क हो गई, चारों ओर देखा कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा। तभी उसने हल्का सा अपनी स्थिति बदली ताकि चू निंग को पकड़ने में ज्यादा आराम हो। बर्फीले मौसम में उसके हाथ ठंडे थे, लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं थी, वह थोड़ी देर में उन्हें गर्म कर ही देगी। तभी चू निंग ने धीरे से आह भरी। हाँ, साल का अंत आ रहा है। हमें गुरु को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। किस नाम से जाएं? सु वानछिंग ने कुछ सोचा और कहा, अगर परलोक में भी दाव का नियम है तो वह शायद पहले ही पुनर्जन्म ले चुकी होंगी। लेकिन उनका दर्जा तो वही है, मेरे लिए वो नियत रूप से मेरी गुरु हैं। चूंकि तुम अब भी मुझे मास्टर कहते हो, तो क्या हम दोनों मिलकर गुरु शिष्य के रूप में श्रद्धांजलि देने जाएं? क्या ये ठीक होगा? स्पष्ट था कि अपनी दिवंगत गुरु के सामने वह इन बातों को छोड़ नहीं सकती थी। गुरु का दाव उत्तराधिकार वही था। वो अपने शिष्य के प्रति भावनाओं के कारण इन बातों की अनदेखी कर सकती थी, यहाँ तक कि शिष्य के साथ ऐसा व्यवहार भी कर सकती थी और अपने हृदय स्वभाव को उसके हाथों में सौंप सकती थी। लेकिन इन बातों का सम्मान तो करना ही था। मनुष्य मनुष्य है क्योंकि उसमें नैतिकता होती है। सही गलत के बड़े मामलों को वह बहुत गंभीरता से लेती थी, इसलिए वह चू निंग की राय पूछ रही थी, उसका दृष्टिकोण जानने के लिए। चू निंग हंस पड़ा। ऐसी बातें तो सब मास्टर की व्यवस्था हैं। मास्टर जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। हमारे संबंध चाहे जैसे हों, मैं हमेशा आपको अपना मास्टर मानूंगा और स्वाभाविक रूप से गुरु को भी। फिर मास्टर को इन बातों की चिंता क्यों? क्योंकि उसने साफ महसूस किया कि उसका दिल तेज धड़कने लगा था। क्या वह डर रही थी कि वह संतुष्ट नहीं होगा? लेकिन इतनी छोटी सी बात से वह असंतुष्ट क्यों होता? सु वानछिंग ने चिंतित होकर ऊपर देखा। मुझे डर है कि तुम सोचोगे कि मैं हमेशा तुम्हें केवल शिष्य ही मानती आई हूँ और इसलिए ऐसा कर रही हूँ, किसी और वजह से नहीं। उनका रिश्ता गुरु शिष्य का था, लेकिन वह वास्तव में चाहती थी कि उसका शिष्य उसे दाव सहचर के रूप में माने। एक दूसरे को मास्टर शिष्य कहना या अन्य अनकहे संबोधन बस छेड़छाड़ के लिए थे। वो ये भी जानती थी कि उनके संबंध स्थापित होने से पहले एक समय ऐसा था जब उसका शिष्य चाहता था कि वो उसे एक पुरुष के रूप में देखे। इसलिए वह पूछ रही थी, दाओ सहचर को संवाद करना चाहिए, नहीं तो वे फेगमिंग और ये जिंगशवान की तरह बन जाते। भावनाएं होते हुए भी गलतफहमियां बढ़ती जाती और अंत में उसके शिष्य द्वारा क्लासिक पछतावे की कथा कहे जाते। वह ऐसा नहीं चाहती थी, तो ये शिष्य अब बहुत चाहता है कि मास्टर मुझे शिष्य की तरह ही समझें। सु वानछिंग ने पलक झपकाए। अब तुम चाहते हो, हम यूं सटे खड़े हैं, तुमने हाथ अंदर डालकर उन्हें गर्म किया है और फिर चाहते हो कि मैं तुम्हें शिष्य की तरह मानूं। उसने असहाय सी आह भरी। नामों का मामला महत्वहीन है। जो चाहो बुलाओ, जैसा चाहो व्यवहार करो, लेकिन चू निंग, तुम्हारा हृदय स्वभाव आखिर कैसे गढ़ा गया है? अगर कोई और होता तो उसे अत्यधिक अपराध बोध होता, अंतरात्मा उसे कचोटती। स्वर्ग के नीचे हम जैसे गुरु शिष्य भी हैं, स्त्री गुरु, पुरुष शिष्य, पुरुष गुरु, स्त्री शिष्य, लेकिन ज्यादातर ऐसा करने का साहस नहीं करते क्योंकि उनके भीतर बाधाएं होती हैं।
लेकिन तुम्हें ये हमेशा उत्तेजक ही क्यों लगता है? ये तो दुष्ट संप्रदायों जैसा है। पहले जिन कामों को और दुष्ट संप्रदायों को मैंने नष्ट किया था, वे भी ऐसे ही थे, लेकिन फिर भी वह पहली बार कुछ हद तक थकी सी लग रही थी। वाकई मैं शिष्य सिखाने के लिए उपयुक्त नहीं हूँ। जो एकमात्र शिष्य मैंने सिखाया वह भी असल में एक दानव ही निकला। अगर यह शब्द किसी और के लिए होते तो यह आरोप होते जो सामने वाले को असहज कर देते, लेकिन इन दोनों के बीच इसने केवल चू निंग के हृदय स्वभाव में छिपी भावनाओं को और भड़का दिया। इस क्षण वह न केवल उसके हृदय स्वभाव को थामे हुए था, बल्कि उससे खेल भी रहा था। ऐसे विचित्र संबंध का आखिर क्या किया जाए? तो मास्टर केवल एक दानव रानी ही नहीं है। सु वानछिंग ने इनकार नहीं किया, वो बस चू निंग से सट गई। लेकिन दिल में उसने प्रार्थना की कि उसकी गुरु पहले ही पुनर्जन्म ले चुकी हूँ, वरना ये दृश्य देखकर वे सच में उन्हें संप्रदाय की प्रतिष्ठा धूमिल करने का दोष देती और शायद बाहर आकर उन्हें थप्पड़ ही मार देती। लेकिन क्या किया जाए? निषिद्ध चीजें एक बार पार कर ली जाएं, वास्तव में असहनीय रूप से आकर्षक होती हैं। उसे भी लगा कि ये शब्द कहते समय ये सब सच में कुछ ज्यादा ही उत्तेजक था। अध्याय 477। योजना का अगला चरण, परम शिखर तक जाने वाला मार्ग। मेंग यीरान बाहर से भले ही उन दोनों को तुच्छ समझती दिखी, लेकिन खाने के मामले में वह तियानशवान के बाद दूसरे नंबर पर थी। आखिरकार तियानशवान ने अपनी जिंदगी में कभी हॉटपॉट नहीं खाया था। खाने का ऐसा अनोखा तरीका भी होता है। मैं बाद में अपने पिताजी से कहूंगी कि इसे बढ़ावा दें। लाल मिट्टी का चूल्हा, चारों ओर गिरती बर्फ, शराब के साथ हॉटपॉट, ये तो वाकई कमाल है। एक घूंट उम्दा शराब पीकर मेंग यीरान ने संतोष भरी आह भरी। उसे लगा कि इस पल से ज्यादा सुखद कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि जबरन डॉग फूड, प्यार का प्रदर्शन, खाने की झुंझलाहट भी इस हॉटपॉट के साथ गायब हो गई। हाँ, अच्छा है कि जूनियर मार्शल अंकल को पसंद आया। मेरी मेहनत बेकार तो नहीं गई है ना? ठीक है, बस शर्त यह है कि मुझे तुम दोनों की इतनी लवडवी हरकतें न देखनी पड़ें। चुनिंग ने हाथ हिलाया। अच्छा है कि जूनियर मार्शल अंकल ढल रही हैं। तियानशवान, तुम बताओ। तियानशवान खाने में मग्न था। जब चुनिंग ने उसका नाम लिया तो वह खाली नजरों से ऊपर देखने लगा। क्या बताऊं? सु वानछिंग मुस्कुराए और तियानशवान के सिर पर हाथ फेर दिया। ठीक है, बस खाते रहो। ऐसे पल बहुत कम मिलते थे, सबका साथ बैठकर खाना। ये जीवंत माहौल सच में अच्छा लग रहा था। दोस्ती में लोगों की संख्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कुछ ही काफी होते हैं ताकि माहौल संतुलित रहे। लोग बहुत ज्यादा हों तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है, न खाने का मजा रहता है, न बातचीत का। सबसे सामंजस्यपूर्ण मेलजोल ही सबसे अच्छा होता है। अमर गुफा के भीतर अग्नि तत्व की कुछ स्पिरिट स्टोन से कमरा गर्म था। मेज पर रखे व्यंजन लगभग समाप्त हो चुके थे, तो चुनिंग ने कुछ शुद्ध रक्त मोती निकाले और मेंग यीरान को एक साधना विधि थमा दी। मेरी साधना विधि जूनियर मार्शल अंकल के लिए उपयुक्त नहीं है। यह विधि शरीर साधना के लिए है और जबरदस्ती की को निगलकर फिर उसे भरने से बेहतर है। इसके अलावा इसकी प्रगति भी धीमी नहीं होगी। मेंग यीरान ने उलझन में ऊपर देखा। तुम्हें कैसे पता कि मैं उसी तरह साधना करती हूँ? सु वानछिंग के होंठ हल्के से हिले। की को जबरदस्ती बढ़ाने से शरीर फटने लगता है। यहाँ तक कि दीर्घायु औषधि भी उन घावों को पूरी तरह नहीं भर पाती। तुम्हारी गर्दन पर जो निशान है वे शरीर के फटने के दर्द से ही आए हैं, है ना? जब दिया जा रहा है तो ले लो, इतनी हिचक क्यों? स्पष्ट था कि मेंग यीरान मना नहीं करने वाली थी। अगर अच्छी विधि मिल रही है तो न सीखने का क्या कारण? फिर भी उसे जिज्ञासा थी। तो लगता है तुम्हारे शिष्य ने भी पहले इसी तरह साधना की थी। सु वानछिंग ने हल्के से सिर हिलाया। उसका चेहरा शांत था, मगर दिल में दर्द था। पहले मुझे इसका पता नहीं था, बाद में जाना। ये तरीका तेज है और नींव भी बुरी नहीं होती, लेकिन साधक पर दबाव बहुत ज्यादा होता है। अब जब नई विधि है तो पुराने तरीके की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं इसी विधि से साधना करूंगी।
वैसे मेरी 6 रियल्म सुप्रीम रैंक इतनी नीचे क्यों है? सुप्रीम रियल्म तो सबसे ऊंचा स्तर होता है, फिर भी कोई दर्जा होता है। चुनिंग हंसा। सुप्रीम रियल्म के भीतर भी स्तर होते हैं। सुप्रीम रियल्म का अर्थ है अपने ही रियल्म की चरम सीमा तक पहुंचना। लेकिन साधकों के बीच नींव, हड्डियों, प्रतिभा और साधना पद्धति में अंतर होता है। उदाहरण के लिए, एक तलवार साधक और एक शरीर साधक दोनों सुप्रीम रियल्म में हों तो ज्यादातर मामलों में शरीर साधक दब जाता है। आगे बढ़ने के लिए सुप्रीम रियल्म के भीतर अपनी चरम शक्ति को और गहराई से खोजना पड़ता है। जैसे जूनियर मार्शल अंकल, खुद को और तपाओ, ज्यादा युद्ध करो। दोबारा सुप्रीम रियल्म में प्रवेश करने पर और ऊंचाई हासिल कर सकोगी। मिंग यीरान समझ गई और गंभीरता से सिर हिलाया। वह तो खुद भी यही सोच रही थी। वह एक जीनियस थी तो फिर उसकी रैंक 10,000 में क्यों? कभी वह सु वानछिंग के साथ एक ही मंच पर खड़ी थी। अब सु वानछिंग सुप्रीम रियल्म में दूसरे स्थान पर है और लगता है हर रियल्म में सुप्रीम तक पहुंच चुकी है। तो चुनिंग पहले नंबर पर होगा, है ना? हाँ। वॉइड ब्रेकिंग दाओ एक्सट्रीम हेवनली फिनोमेनन रियल्म सुप्रीम। चुनिंग ने सिर हिलाया। हेवनली फिनोमेनन रियल्म सुप्रीम तक अभी नहीं पहुंचा। ये जिंगिश्वान से लड़ाई के बाद मैं हेवनली फिनोमेनन रियल्म में दाखिल हुआ, सृजन शक्ति का मूल्य पाया और शरीर की शक्ति भी काफी है, लेकिन अभी उस रियल्म की पूर्णता नहीं आई। क्यों? मिंग यीरान को हैरानी हुई। यह आदमी तो उसके पिता के रियल्म के व्यक्ति को भी मुक्के से मार सकता है, फिर भी सुप्रीम नहीं। सु वानछिंग ने शांत स्वर में समझाया, क्योंकि मंत्र ही दांव नहीं होता। चुनिंग का शरीर बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वह ड्रैगन इमेज बॉडी का शरीर है। यानी वह उसे नियंत्रित करता है, वह उसका है, पर पूरी तरह उसका अपना दांव नहीं। मंत्र भी ऐसे ही हैं। सृजन शक्ति बहुत शक्तिशाली है, वह सब कुछ गढ़ सकती है, सब कुछ रच सकती है। ऊंचे स्तर पर वह और भी मजबूत होती है, लेकिन उसकी साधना अभी हेवनली फिनोमेनन रियल्म के मध्य से उत्तर चरण में है। मंत्रों का दाव साथ आया है, मगर विधि नहीं। मिंग यीरान ने अजीब सा भाव बनाया। फिर भी उसी शरीर रियल्म के लोग चुनिंग का मुकाबला नहीं कर सकते, है ना? अब वो पूरी तरह समझ चुकी थी, चुनिंग का शरीर असाधारण रूप से मजबूत है, लेकिन वह एक बाहरी धर्मकाय है, यानी नियंत्रण। सच मायनों में उसका अपना दांव नहीं। उसे अपने शरीर साधना के दांव को ऊपर उठाना होगा। फिर भी लोग उसे हरा तो नहीं सकते, है ना? सु वानछिंग के उल्टे सवाल ने मिंग यीरान को आत्मसंदेह में डाल दिया। अगर वह ऐसे ही चलता रहा तो बाद के सुप्रीम रियल्म में पहला कैसे बनेगा और उस सुप्रीम मार्ग पर कैसे चलेगा? मिंग यीरान का मन किया कि इन दोनों प्रेमी पक्षियों को कोस दे। हाँ, सही है। अगर ऐसा नहीं किया तो पहला सुप्रीम कैसे बनेगा? अमर राजा का शरीर, सब बाहरी चीजें हैं। खुद को ऊपर उठाना ही होगा, वरना मुक्कों से दुनिया कैसे जीतेगा? क्या ये इंसानों की भाषा है? मिंग यीरान ने दुखी होकर कहा, मुझे एहसास हो गया है कि मैं तुम दोनों से अब बात ही नहीं कर सकती। तुमसे बात करके लगता है कि मेरी पूरी जिंदगी की साधना कुत्तों को खिला दी। दा हुआन का अपमान मत करो। मिंग यीरान और बात नहीं करना चाहती थी। वह चुप हो गई, लेकिन रक्त मोतियों और साधना विधि को कसकर पकड़े रही। संबंध, मैं तो चाहती भी नहीं थी, पर उन्होंने खुद दे दिया। यही है हैसियत। इसके साथ ही आज गुवान हाई रियल्म के एक शिष्य द्वारा बाहर रोके जाने की सारी खिन्नता पल भर में उड़ गई। ये बुजुर्ग महिला फिर से खुश है। मिंग यीरान ने बदले में कुछ देने का सोचा भी नहीं। आखिर वह दे भी क्या सकती थी? जब उन्होंने दिया तो किसी प्रतिदान की उम्मीद ही नहीं की। उन्होंने दिया क्योंकि वे देना चाहते थे। दोस्ती का रिश्ता तो पहले ही बन चुका था, फिर औपचारिकताओं की क्या जरूरत? चुनिंग ने हिसाब लगाया। मेरी शरीर साधना के लिए जरूरी की और रक्त मौजूदा स्तर पर बहुत ज्यादा नहीं है। मैं मूल शरीर की शक्ति के प्रतिप्रभाव से, बल के माध्यम से दाव को सिद्ध कर सकता हूँ। लेकिन शिष्य को लगता है कि दाव सुप्रीम रियल में तुपो इतना सरल नहीं होगा।
ये पहली बार था जब चुनिंग ने साधना में अड़चन महसूस की। शरीर की शक्ति तो जमा हो गई थी, लेकिन शरीर का दांव ऊपर नहीं उठा था। मंत्र साधना की तो बात ही छोड़ो, वह तो बस हेवनली फिनोमेनन रियल में था, सच में बहुत ऊंचा नहीं। बाहर लड़ना एक बात थी, लेकिन ये चुनिंग की योजना से जुड़ा मामला था। ये सुनकर मेंग यीरान को कुछ याद आया। अरे हाँ, मेरे पिताजी ने कहा था कि हेवनली फिनोमेनन रियल्म के ऊपर दाव एक्सट्रीम में तू शायद तब होता है जब व्यक्ति का अपना दाव प्रकट होता है, दाव को सिद्ध कर स्वर्ग को भेदते हुए। हेवनली फिनोमेनन रियल में एक सीमा होती है, और दाव एक्सट्रीम में तो और भी बड़ी। हर कदम पिछले से ज्यादा कठिन होता है। बस इतना ही बताया था, आगे का रास्ता तुम दोनों खुद ही समझो। दोनों ने सिर हिलाया। दाव एक्सट्रीम, दाव की चरम सीमा। जब अपना दाव चरम तक पहुंचता है, तब आगे का मार्ग खुद गढ़ना पड़ता है। सुप्रीम, अमर राजा, अर्ध सम्राट, ये सभी वे रियल्म हैं जिन पर पूर्वज चल चुके हैं। भले ही वही मार्ग हो, फिर भी उसे दोबारा चलना पड़ता है, अपना रास्ता खुद बनाते हुए। किसी भी हालत में हमें तूपो जारी रखना होगा। कि और रक्त के मामले में, गुरु, ये शिष्य आपके साथ इन रक्त मोतियों को साधना और परिष्कृत कर सकता है, इसे आपकी सहायता ही समझिए। लेकिन रियल्म के मामले में मुझे डर है कि मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि चुनिंग खुद भी नहीं जानता था कि उसका दाव एक्सट्रीम किस तरह तूपो करेगा। कोई बात नहीं, अभी बहुत समय है, बस तूपो की कोशिश करते रहो। मेंग यीरान ने पूछा, तुमने कहा था कि साल खत्म होने से पहले दाव एक्सट्रीम में तूपो करोगे, और अब तो सिर्फ 10 दिन बचे हैं। तो क्या हुआ? मेंग यीरान अचानक उठी और साधना विधि को पकड़े हुए चली गई। उसने सवाल ही क्यों किया था? दिल बहुत दुखता है, सच में, उसे दा हुआंग से भी कमतर महसूस हो रहा है। अध्याय 478। अमृतत्व का अमृत। मेंग यीरान गुस्से में मुड़ी और चली गई। अमर गुफा के भीतर मौजूद दोनों ने एक दूसरे की ओर मुस्कुराकर देखा। किसी और के होने से वाकई ज्यादा मजा आता है। उन्हें सच में अच्छा लगता था जब कोई उन्हें देख ले। संक्षेप में कहें तो सिंगल लोगों को खुल्लम खुल्ला जलाना। अब करने को कुछ नहीं है, तो मैं पहले स्नान कर लेती हूँ, गुरु। आज आप साधना करेंगे या आराम करके कल जारी रखेंगे? मैं गुरु को नहलाना चाहता हूँ। मजाक है क्या? पत्नी का साथ देना साधना से कम महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है? और फिर पत्नी का साथ देने का मतलब यह नहीं कि साधना नहीं हो सकती। ताइशवान संप्रदाय के भीतर एक अतिथि बुजुर्ग की पर्वत चोटी पर मेंग यीरान ने रहने के लिए यूं ही एक जगह चुन ली। दूर से उसने शाओ झू शिखर से उठता हुआ ड्रैगन और फीनिक्स के मिलन का दृश्य देखा। उसने तिरस्कार से देखा और मन ही मन उस कुत्ते जैसे जोड़े को फिर कोसा। उन्हें जगह का भी ख्याल नहीं, और पहले ही देह संयोग बॉडी इंटीग्रेशन तक पहुंच गए। उसके जैसी नहीं। मैं अकेले साधना कर सकती हूँ, मुझे दूसरों की मदद की क्या जरूरत। स्काई बियॉन्ड सिटी के ऊपर युद्धभूमि खुल चुकी थी। महान क्षेत्र ग्रेट डोमेन के बाहर से असंख्य प्राणियों ने अपनी दृष्टि वहां डाल दी। समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक स्वर्ग और पृथ्वी क्यों खुल गए, और वह भी ऐसी दिशा में जिसे त्यानश्वान महाद्वीप से देखा ही नहीं जा सकता। क्या ये लोग पागल हैं? क्या वे उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? जहां तक श्वेतू की बात है, किसी को कोई परवाह नहीं थी। शायद वह प्राइमोर्डियल निषिद्ध क्षेत्र से उस युवा राजा मिंग के साथ चला गया होगा। वे डाक निषिद्ध क्षेत्र को यूं ही नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन वह युवा राजा मिंग था, विदेशी भूमि के 10 प्रतिभाशाली युवाओं में से एक, जो डाक उथल पुथल से पहले ही क्षेत्र पार कर यहाँ आ सकता था। ये स्पष्ट था कि उसकी हैसियत और शक्ति एक विशेष स्तर तक पहुंच चुकी थी। लेकिन श्वेतू उसके साथ नहीं गया। युवा राजा मिंग को इस बात की परवाह भी नहीं थी। श्वेतू तो बस रक्ताहार था, भविष्य में काम आ सकता है, बस एक तुच्छ मोहरा। जी या मरे, किसे फर्क पड़ता है? अब वह प्राइमोर्डियल निषिद्ध क्षेत्र के किनारे पर पहुंच चुका था। उसके हाथ में मौजूद टोकन प्रकट हुआ, ये दर्शाते हुए कि वह डार्क ओरिजिन की शक्ति पर निर्भर रहने वाला साधक नहीं रहा। अब वह महान क्षेत्र के साधकों से अलग नहीं था, बल्कि उनकी विधियां और मूल शक्ति तक प्रयोग कर सकता था।
यहाँ आना भी मेरा पहला अनुभव है। महान क्षेत्र वास्तव में इस संसार का नाम नहीं है, या यूं कहें, इसे कोई सटीक नाम दे ही नहीं सकता। यह अत्यंत विशाल है। छोटे संसार, महान अमर गुफाएं, अमर राजा समाधियां, सम्राट क्षेत्र और असंख्य परस्पर जुड़े संसार, सभी छोटे संसार इसी विशाल आकाश पृथ्वी में बसे हैं, जो इसकी नींव बनाते हैं। विदेशी भूमि में इस क्षेत्र को 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वी कहा जाता है। प्राचीन काल में दिव्य मानव जाति इस क्षेत्र के बाहर से आई थी और उन्होंने अपना दांव और विधियां पूरे संसार में फैला दी। लेकिन साधकों की योग्यताओं, अवसरों और भाग्य के कारण स्तर अलग अलग थे। इन्हें नियंत्रित करने के लिए दिव्य मानव जाति ने 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वी बनाए। ये निर्धारित किया कि अलग अलग स्तरों के साधक अलग अलग क्षेत्रों में रहेंगे और तूपो ब्रेकथ्रू होते ही उन्हें आरोहण करना होगा। विचार अच्छा था, लेकिन समस्याएं भी आईं। दाव साथी अलग हो गए, परिवार बंट गए। लेकिन उस समय दिव्य मानव जाति अजेय थी। फिर एक घटना हुई। उन्होंने इस क्षेत्र को शुद्ध करने के नाम पर सभी प्राणियों का वध करना चाहा। सभी जातियों ने विद्रोह किया। 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वी टूट गए। दिव्य मानव जाति शिकार बन गई और साधकों के लिए अवसर। अब केवल यह विशाल महान क्षेत्र बचा है। प्राइमोर्डियल निषिद्ध क्षेत्र 5 महान डाक निषिद्ध क्षेत्रों में प्रमुख। इसकी रक्षा 3 शिक्षाएं करती हैं जो दैत्य संप्रदाय के अधीन हैं। 3 अमर राजा शिखर विशेषज्ञ यहाँ तैनात हैं। इसके अलावा हालिया उथल पुथल के कारण 100 विद्यालयों और असंख्य जातियों ने भी अपनी शक्तियाँ भेज दी हैं। जैसे ही वह युवा अमर राजा प्रकट हुआ, उसने कम से कम 30-40 अमर राजाओं को निषिद्ध क्षेत्र पर नजर जमाए देखा। राजकुमार प्रिंस का सिर दर्द करने लगा। इतनी हलचल हो गई, अब बाहर कैसे निकले? दर्जनों अमर राजा, चाहे वह सभी जादुई खजाने इस्तेमाल कर ले, यहीं मारा जाएगा। इसलिए उसने बिना झिझक सीधे बाहर कदम रखा। क्षण भर में अनगिनत हत्यारी निगाहें उस पर टूट पड़ीं। कोई प्राणी निषिद्ध क्षेत्र से निकला है, इसे मार दो। निषिद्ध क्षेत्र से निकलने वाला अवश्य ही डाक प्राणी होता है। राजकुमार घबरा गया। वरिष्ठों, कृपया दया करें, मैं डाक प्राणी नहीं हूँ। उसने अपनी दिव्य चेतना और शरीर की सभी रक्षा हटा दी, उन्हें जांचने दिया। कई लोग भौहें सिकोड़ने लगे। महान क्षेत्र का प्राणी, तुम किस शक्ति से हो? 10,000 वर्ष पुराना अमर राजा ऐसा किसी वंश में नहीं देखा। राजकुमार ने भोलेपन से कहा, मैं न डाक प्राणी हूँ, न ही उन दीर्घायु दाव वंशों से। मुझे किसी ने निरीक्षण के लिए भेजा है। उनकी भौहें और गहरी हो गईं। उसकी मूल शक्ति आध्यात्मिक ऊर्जा थी। डाक प्राणी ऐसा नहीं हो सकता। केवल एक संभावना, तियानश्वान महाद्वीप का वह दानव सम्राट। दाओ संप्रदाय का एक अमर राजा आगे बढ़ा। छोटे मित्र, क्या तुम तियानश्वान महाद्वीप से हो? राजकुमार ने तुरंत सिर हिलाया। महान सम्राट के उत्तराधिकारी के आदेश से आया हूँ। जैसे तैसे बाहर निकला। यहाँ इतने मानवों को देखकर हृदय द्रवित हो गया। मानव मूल शक्ति, पुनर्ता वास्तविक। डाक प्राणी ऐसा नहीं कर सकते। इन बातों से सतर्कता कम हो गई, विशेषकर ये दाववादी अमर राजा जो श्रेय लेना चाहता था। मैं स्वर्गीय सूर्य हूँ, ज़ेड-प्यो दाव पूर्वज का 3री पीढ़ी का शिष्य। कृपया मेरे साथ चलिए। पहले दाव पूर्वज से मिलेंगे, फिर दैत्य संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख से। राजकुमार प्रसन्न दिखा। मैं जानता था बाहर अच्छे लोग होंगे। कुछ लोगों को ईर्ष्या हुई, कुछ को संदेह, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। यदि यह ठीक है, श्रेय तुम्हारा। यदि नहीं, जोखिम भी तुम्हारा। कुछ दूर जाने के बाद स्वर्गीय सूर्य का सिर राजकुमार ने फाड़ दिया। उसकी दिव्य आत्मा निगल ली गई। आह, जितना अधिक कोई ईमानदार दिखता है, उतना ही भरोसेमंद माना जाता है। लेकिन मूर्ख भी बहुत हैं। एक अमर राजा शिखर विशेषज्ञ पल भर में मारा गया। संदेश भेजने तक का समय नहीं। उसकी जीवन पट्टिका टूटी नहीं, बल्कि और चमक उठी। राजकुमार अब स्वर्गीय सूर्य बन चुका था। उसकी आंखों में विस्मय था। वह समझता था ये केवल लोगों को बचाने का मामला है, लेकिन ये तो दीर्घायु अमर औषधि के लिए था। यदि यह मिल जाए
तो क्या उसके पिता महान सम्राट नहीं बन सकते? और क्या वे भी एक सम्राट के समान अस्तित्व प्राप्त नहीं कर लेंगे? अध्याय 479। नकल नहीं की जा सकती। उसने बहुत सी स्मृतियां प्राप्त कर ली थीं और मोटे तौर पर यह समझ लिया था कि इतने सारे अमर राजा आदिकालीन निषिद्ध क्षेत्र के बाहर पहरा क्यों दे रहे थे। ये केवल दानव जाति के महान सम्राट की विरासत के लिए नहीं था, बल्कि दीर्घायु अमर औषधि के कारण भी था। कहा जाता है कि दीर्घायु महान सम्राट ने अपने प्रारंभिक वर्षों में ही उस दीर्घायु अमर औषधि की सहायता से महान सम्राट का मार्ग प्राप्त कर लिया था। क्या ये संभव है कि जिस आदिकालीन निषिद्ध क्षेत्र में दीर्घायु महान सम्राट रहा करता था, वहां सचमुच दीर्घायु अमर औषधि मौजूद हो? फिर भी राजकुमार को एक बात समझ नहीं आ रही थी। ये समाचार आखिर आया कहाँ से? दीर्घायु दाव परंपरा वास्तव में प्रकट हो चुकी थी। हालांकि वह विदेशी भूमि में था, फिर भी 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वियों की खबरें उसे मिलती रहती थीं। आखिरकार 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वियों में बहुत से गद्दार थे, जो प्रतिशोध के लिए सूचनाएं बेचने को तैयार रहते थे। दीर्घायु दाव परंपरा की खबर, दीर्घायु अमर औषधि। उसकी आंखों में तीव्र लालसा की ज्वाला जल उठी। यदि वह वास्तव में इसे प्राप्त कर सका तो ये सर्वोत्तम होगा। लेकिन वह जल्दबाजी में नहीं था और स्वर्गीय सूर्य हेवनली सन की पहचान का उपयोग कर अधिक जानकारी इकट्ठा करने की योजना बना रहा था। स्वर्गीय सूर्य की अचानक मृत्यु के बारे में कोई नहीं जानता था, क्योंकि सबकी नज़र में स्वर्गीय सूर्य अभी भी जीवित था। जहां तक उस राजकुमार के जाने की बात थी, उसने यूं ही कोई बहाना बनाकर उसे सुलझा दिया। वह निश्चित रूप से यहाँ उपद्रव मचाने नहीं आया था, क्योंकि वह जीत नहीं सकता था और न ही टक्कर ले सकता था। एक बार उसकी पहचान उजागर हो गई तो निश्चित ही उसका पीछा किया जाएगा और वह आदिकालीन निषिद्ध क्षेत्र से भाग भी नहीं पाएगा। 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वियां विदेशी भूमि के बराबर की शक्ति रखती थीं, और ऊपर से ऐसा लग रहा था कि एक स्वर्णिम महान युग अवतरित हो रहा है। उस दानव जाति के महान सम्राट की विरासत स्थल में वास्तव में चार भाग्यशाली व्यक्ति थे। ये लोगों के हृदय को उत्साहित किए बिना कैसे रह सकता था? ये सब अवसर ताइशुवान संप्रदाय के भीतर अब सुबह हो चुकी थी। कल रात युग्म साधना ड्यूल कल्टीवेशन से मिली प्रचुर प्रतिपुष्टि ने सु वानछिन को ऐसे खिला दिया जैसे सूखी विलों पर वर्षा हो गई हो। हालांकि यह वर्णन पूरी तरह सटीक नहीं था। उसका रंग रूप अच्छा था, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण उसका मन प्रसन्न था, जैसे लंबे सूखे के बाद आई बारिश। इस समय बिस्तर पर लेटी सु वानछिन पूरी तरह संभल भी नहीं पाई थी। सिर्फ 1 महीने तक युग्म साधना न करने का ये परिणाम होगा। कौन सोच सकता था कि प्रभाव इतना अच्छा होगा? एक ही रात में उसका भौतिक शरीर आकाशीय दृश्य क्षेत्र सेलेस्टियल फिनोमेनन रियल्म के प्रारंभिक चरण से सीधे उत्तर चरण में पहुंच गया और उसकी साधना महान पूर्णता तक जा पहुंची। सु वानछिन को मिले लाभ कल्पना से कहीं अधिक थे। पहले जब चुनिंग कमजोर था तो उसे अधिक प्रतिपुष्टि मिलती थी। बाद में जब दोनों समान स्तर पर थे तो उनकी प्रगति भी समान होती थी। लेकिन अब चुनिंग अपने भौतिक शरीर और साधना को सुदृढ़ करने आया था, और जो अतिरिक्त शक्ति बची वो सब सु वानछिन को मिल गई। यिन और यांग का संयोग महान दाव तक ले जाता है। क्या दाववादियों ने नहीं कहा, दाव एक को जन्म देता है, एक 2 को जन्म देता है? ये 2 ही यिन और यांग हैं, और यिन यांग का सामंजस्य स्वयं साधना को बढ़ाने की सबसे शक्तिशाली विधि है। ये किसी सशक्तिकरण की तरह था, सीधे उसे भर देना, बस अधिक स्नान की आवश्यकता थी। ये कहते कहते वह आगे बढ़ने ही वाली थी, लेकिन चुनिंग को लगा कि वह खुद घिसने वाला है, इसलिए उसने धीमे चलने का निर्णय लिया। आज रात गुरु का वर्तमान स्तर स्थिर करने की आवश्यकता है। सु वानछिन ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में हल्की सी नाराजगी झलक उठी। इस उन्नति की विधि का कोई दुष्प्रभाव नहीं है, फिर स्थिरता कैसी? ये तो मूल रूप से ही अडिग है। या तुम ये कह रहे हो कि तुम अब कर नहीं सकते? ये कहा जाए कि वह कर नहीं सकता, ये तो असंभव था। लेकिन इस समय चुनिंग का सच में मन नहीं था।
गुरु, बहुत स्वादिष्ट भोजन भी ज्यादा खाने से उबाऊ हो जाता है। तो ठीक है, रुकते हैं और इसे स्थिर करते हैं। आखिरकार सु वानछिंग ये भली भांति समझती थी कि थोड़े समय का आनंद और जीवन भर का आनंद, इनमें अंतर होता है। शरीर की चिंता न होने का अर्थ यह नहीं कि मन की चिंता भी न की जाए। यदि उसका शिष्य उसे एक अतृप्त, बुरी स्त्री समझ ले, तो यह अच्छा नहीं होगा। हालांकि उसे खुद भी लग रहा था कि वह सच में कुछ ऐसी ही बनती जा रही है। एक बार जब कोई पागल हो जाए, तो सच में पागल हो जाता है। आलस से उठकर कपड़े पहनते समय उसने देखा कि उसका शिष्य पहले ही तैयार होकर ताज़ी हवा लेने बाहर चला गया था, जिससे उसे थोड़ी नाराजगी हुई। पहले तुम ऐसे नहीं थे, तब तो वह हमेशा लंबे समय तक सहन करती रहती थी। क्या सच में भावनाएं फीकी पड़ गई हैं? बाहर आने पर उसने देखा कि मेंग ईरान तियान शुआन के साथ अभ्यास कर रही थी। स्पष्ट था कि उसने भी कल रात काफी उन्नति की थी, लेकिन जैसे ही उसने सु वानछिंग की शक्ति में भारी वृद्धि देखी, उसके भीतर वार करने की इच्छा तक नहीं बची। मैंने तो कहा था, तुमने मुझे सब कुछ दे दिया, ये सोचकर कि यह कोई अच्छी साधना विधि है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमने इससे भी बड़ा कुछ छिपा रखा है। मेंग ईरान जानती थी कि वे दोनों युग्म साधना कर रहे हैं, फिर भी उसने जानबूझकर हाथ कमर पर रखकर नाराजगी भरे स्वर में पूछा, बोलो सु वानछिंग, तुमने इतनी जल्दी उन्नति करने के लिए कौन सी विधि अपनाई? अब तो तुम शायद आकाशीय दृश्य क्षेत्र के सर्वोच्च स्तर के बहुत करीब हो। सु वानछिंग ने आलस से कहा, भले ही मैं तुम्हें बता दूं, तुम इसका उपयोग नहीं कर पाओगी। क्या तुम्हें खुद इसका एहसास नहीं है? मेंग ईरान ने चुनिंग की ओर गुस्से से देखा। भतीजे, देखो जरा, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती कि इस स्त्री ने कल रात तुम्हारे साथ क्या किया होगा। सुनने में ही दिल दुखता है। सु वानछिंग के होठों पर अचानक मुस्कान आ गई। एक सीधे साधे आदमी का होना सच में अच्छा था। तुम यहाँ क्यों आई हो? उसने पूछा। मेंग ईरान ने ईमानदारी से कहा, ये पूछने की भौतिक शरीर की साधना कैसे बढ़ाई जाए। तुम दोनों के पास तो अनुभव है न? मुझे लगता है कि तुम्हारी दी हुई साधना विधि नींव को जबरदस्ती बढ़ा रही है। कहना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन सामान्य विधियों में उन्नति के बाद कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है, जबकि तुम्हारी विधि में कोई कीमत नहीं है। फिर भी ये थोड़ा खोखला सा लगता है, ठीक से पकड़ में नहीं आता। चुनिंग ने सीधे कहा, क्योंकि तुम्हारी साधना और तुम्हारा स्वयं अभी पूरी तरह मेल नहीं खाते। साधना बढ़ गई है, लेकिन तुम्हारी विधियां और दाव की समझ नहीं बढ़ी। हाँ, बिल्कुल। मेंग ईरान ने सिर हिलाया। तुम दोनों इसे बहुत साफ साफ समझते हो। सच में, तुमसे पूछना सही रहा। और लोग तो खुश हो जाते, लेकिन मुझे ये बहुत अजीब लगता है। तुम दोनों ने इसे कैसे सुलझाया? सु वानछिंग मुस्कराई। क्यों न हम दोनों तुम्हें दिखा दें, फिर तुम्हें समझ आ जाएगा। युवती ने तुरंत इनकार कर दिया। तो रहने दो, तियान शुआन ने बेबसी से कहा, तुम क्या सोच रही हो? वे तुम्हारे सामने ये कैसे कर सकते हैं? वे तो तियान शुआन के सामने भी नहीं करेंगे। तुम ज्यादा सोच रही हो। मेंग ईरान समझ नहीं पाई। उसे लगा भौतिक शरीर की उन्नति में त्वचा और मांस का संपर्क होता है। लेकिन अगले ही पल उसने देखा, अंतरिक्ष से एक छोटा संसार काटकर अलग कर दिया गया, और जो दोनों अभी मुस्करा रहे थे, वे तुरंत टकरा गए। ये सचमुच त्वचा से त्वचा का संपर्क था, लेकिन यह विधि कुछ ज्यादा चौंकाने वाली थी। दोनों पक्ष सीधे भौतिक शरीर के युद्ध में उतर आए, और हर प्रहार ऐसा लग रहा था मानो सामने वाला खून उगल देगा। तो तुम्हारी विधि यह है कि युग्म साधना के बाद साधना बढ़ाओ, फिर आपस में अभ्यास कर भौतिक शरीर के दांव को तपाओ। और क्योंकि तुम दोनों की साधनाएं सबसे अधिक पास हैं, इससे तुम दोनों और मजबूत होते हो। मेंग ईरान को लगा कि उसकी दुनिया दृष्टि कुछ हद तक टूट रही है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम दोनों दाव साथी हो। ये केवल भावनाओं का नहीं, बल्कि महान दाव का भी संबंध है न? ये चीज नकल नहीं की जा सकती। अध्याय 480। साल का अंत। मेंग ईरान की आंखों के सामने जो कुछ भी हो रहा था, वह उसकी सारी कल्पनाओं से कहीं ज्यादा था।
उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों आमतौर पर अपनी साधना कल्टिवेशन को इस तरह स्थिर करते हैं। उनकी साधना समान थी, उनका क्षेत्र रेल्म समान था, महान दाव ग्रेट दाव की उनकी समझ समान थी, और दोनों ही भाग्य के व्यक्ति पर्सन्स ऑफ डेस्टिनी थे जो एक दूसरे को पूरी तरह समझते थे। वे सीधे आमने सामने भिड़ गए, मांस और रक्त की टक्कर। क्या तुम दोनों को सच में एक दूसरे पर जरा भी तरस नहीं आता? लेकिन तियानशवान ने शांति से समझाया, उनके लक्ष्य बहुत ऊंचे हैं। वे यहाँ तक सीमित नहीं रहना चाहते, इसी कारण वे बिना किसी संकोच के वार करते हैं ताकि आगे और लंबा रास्ता तय कर सकें। जब ऐसा है तो उनके बीच कोई रोक टोक नहीं रहती। समान स्तर पर केवल ये दोनों ही एक दूसरे के साथ अभ्यास करके अपनी साधना बढ़ा सकते हैं, इसलिए ऐसा होता है। ये काफी समय से ऐसा ही है। नहीं तो तुम क्या सोचती हो, चूनिंग इतना शक्तिशाली क्यों है? हर दिन नरक स्तरीय प्रशिक्षण, नरक स्तरीय कठिनाई, जिसने ये सब सहकर सुप्रीम क्षेत्र तक पहुंचा हो, वह कमजोर कैसे हो सकता है? और अब उनका अभ्यास केवल 6 क्षेत्रों से पहले की विधियों तक सीमित नहीं रहा। उनके क्षेत्र के बढ़ने के साथ आक्रमण के कई नए तरीके सामने आए, जैसे चूनिंग की स्थानिक गला घोंटने की तकनीक, अनंत मार्ग वे ऑफ इन्फिनिटी का स्वर्गीय दाव से जुड़ना, या फिर स्वर्गीय दृश्य सेलेस्टियल फिनोमेनन जो सीधे स्वर्गीय दाव की शक्ति का उपयोग करता है। उनकी भिड़ंत से अनगिनत स्थान चकनाचूर हो गए और तियानशवान को उन सब को संभालना पड़ा। कई घंटों की लड़ाई के बाद दोनों ने बिना एक शब्द कहे अपने घावों को ठीक कर लिया। मेंग यीरन को लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। अभी कुछ ही पल पहले इतनी गंभीर चोटें थीं और अब वे पूरी तरह ठीक हो चुके थे। फिर दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगे और अभी अभी के अनुभव साझा करने लगे। देवता, पूरी तरह देवता। मेंग यीरन के लिए ये कल्पना करना कठिन था कि इन दोनों का रिश्ता कितना विचित्र और गहरा था, जब तक वो उस स्थान से बाहर निकलकर शाओ झू पीक पर वापस नहीं आ गई, वह भी स्तब्ध ही थी। इस बीच चूनिंग अपनी वर्तमान साधना पर विचार कर रहा था। चूनिंग योग्यता, दिव्य स्तरीय चरम आध्यात्मिक मूल, साधना, स्वर्गीय दृश्य पूर्णता, शारीरिक देह, स्वर्ग उद्घाटन उत्तर चरण, सुप्रीम क्षेत्र में प्रवेश संभव। सिस्टम द्वारा दर्ज किया गया क्षेत्र अभी भी उसका सबसे मूलभूत क्षेत्र था, बाहरी दाव इसमें शामिल नहीं थे। लेकिन जब उसकी शारीरिक देह पूरी तरह ट्रू ड्रैगन धर्म स्वरूप को प्रकट करती, तो वह निश्चय ही एक चरम अमर राजा एक्सट्रीम इमॉर्टल किंग से टक्कर ले सकता था। सृजन शक्ति पावर ऑफ क्रिएशन के साथ एक अमर राजा शायद चूनिंग के सामने ज्यादा देर तक टिक भी न पाए। फिर भी जो शक्ति स्वयं की साधना से मिलती है, वही सबसे स्थिर और भरोसेमंद होती है। बंधित वस्तु, सु वानछिंग, साधना, स्वर्गीय दृश्य उत्तर चरण, शारीरिक देह, स्वर्ग उद्घाटन उत्तर चरण, सुप्रीम क्षेत्र में प्रवेश संभव। सिस्टम के कारण चूनिंग सु वानछिंग को पूरी तरह समझता था। साधना तकनीकों के अलावा सिस्टम के जरिए उसके पास सुधार करने के लिए और कुछ विशेष नहीं था। सु वानछिंग भी वही साधना तकनीकें उपयोग कर रही थी जो चूनिंग ने दी थी, इसलिए सिस्टम के उपयोग के अवसर कम हो गए थे। अब सिस्टम का मुख्य कार्य कुछ वस्तुओं की पहचान करना था, जो फिर भी काफी उपयोगी था। चूनिंग ने गहरी सांस ली और अपने ढेर सारे योगदान अंकों के बारे में सोचा। साधना तकनीकों की बात करें तो उसकी तकनीकें पहले ही चरम पर थीं। क्या वास्तव में कुछ और सुधारा जा सकता था? एक सम्राट स्तरीय तलवार की नकल, मूल्य बहुत अधिक था। योगदान अंक खर्च कर एक बनाना लगभग सब कुछ खाली कर देता और कोई मौलिक सुधार भी नहीं लाता। सम्राट तलवार तियानशवान तो वैसे भी सु वानछिंग के लिए थी, उसे इसकी आवश्यकता नहीं थी। तो फिर ये बात किसी और दिन, जब हम दोनों दाव चरम दाव एक्सट्रीम तक पहुंचेंगे, तो गुरु और शिष्य पूरी शक्ति से फिर से अभ्यास करेंगे ताकि हमारे वर्तमान क्षेत्र की असली ऊंचाई देख सकें। ठीक है, सु वानछिंग ने सहजता से उत्तर दिया, वह भी इस बात को लेकर उत्साहित थी। तभी दोनों ने हक्का बक्का खड़ी मेंग यीरन को देखा, लेकिन केवल मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले। देखो,
बच्ची कितनी डर गई है, स्पष्ट है कि अनुभवहीन है। आज तो तुम्हारी आंखें खुली गई होंगी। छुट्टी छुट्टी होती है, लेकिन छुट्टी का मतलब आलस्य में पड़े रहना नहीं होता। वर्तमान हालात को देखते हुए ये दोनों बिल्कुल भी ढीले नहीं पड़ सकते थे। उनका अधिकांश समय अब भी साधना में ही बीतता था। अब जब साधना पूरी हो गई थी तो खाना पकाने और थोड़ी अंतरंगता का समय था। इसके बाद वे अपने अमर गुफा आवास में लौट गए और मेंग हिरन उदास मन से अकेली ही चली गई। उनकी तेज प्रगति देखकर वह ये कैसे सहन कर सकती थी। चू निंग की साधना तो एक बग जैसी थी। उसके पास साधना को तेजी से बढ़ाने का तरीका था और दीर्घायु दाव विधि से वह अपनी साधना और चोटों को स्थिर रखता था। वह सचमुच अमर जैसा था। ये पूरी तरह बेतुका था। वो लगभग एक शाश्वत गति मशीन जैसा था, बस पर्याप्त संसाधन हो और वह पागलों की तरह बढ़ता जा सकता था। क्या वह सच में किसी तातीय टोटी का पुनर्जन्म हो सकता है? आखिर वह लालची भेड़िया उसे तातीय फियरस लॉर्ड कहकर इतनी आत्मीयता से पुकारता था। शाओ झू पीक के बाहर कई साधक शिखर के खुलने को देखकर उत्सुकता से आगे बढ़े, लेकिन तियानशवान संप्रदाय के शिष्यों ने तुरंत उन्हें रोक दिया। बाहरी लोगों को हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है। अगर तुमने इन दोनों को परेशान किया तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा संप्रदाय तुम्हारी रक्षा कर पाएगा? दाओ राजधानी ने पहले ही निर्देश दिया था कि यदि चू निंग लौटना चाहे तो यथासंभव कोई बाधा न डाली जाए। इसका अर्थ स्पष्ट था, यदि चू निंग पुराने संबंधों को याद रखे और तियानशवान संप्रदाय के करीब आए तो यह अच्छी बात होगी। भले ही सभी अब एक ही बड़ी नाव में सवार हों, भविष्य में फिर भी लाभ हो सकते थे। अमर गुफा के भीतर सू वानछिंग अकेले साधना कर रही थी, अपनी तलवार इच्छा स्वॉर्ड इंटेंट को परिष्कृत करते हुए। दाओ चरम की दहलीज अब स्पष्ट रूप से महसूस हो रही थी और तूपो ब्रेकथ्रू के लिए तलवार इच्छा आवश्यक थी। बेशक एक कारण ये भी था कि उसका शिष्य अभी कुछ ज्यादा ही थक चुका था और उसे छू भी नहीं रहा था। तो अगली बार उसे थोड़ा संयम रखना चाहिए। मान लो 1 घंटे मेहनत, फिर 15 मिनट आराम, शिष्य को थोड़ा सांस लेने का मौका। और अलग अलग मुद्राओं में उसका सामना भी किया जा सकता है ताकि शिष्य को अच्छा लगे। इस तरह वो उसे छूने से बचना नहीं चाहेगा। चू निंग ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सू वानछिन के विचार इतने विचित्र हो चुके हैं। वह तो बस थोड़ा थक गया था। गुरु का रूप सचमुच डरावना था। 30 पर भेड़िया, 40 पर बाघ, 50 पर बैठकर भी मिट्टी चूस ले तो 100 साल की उम्र में क्या होगा। लेकिन उस समय उसे सच में हिलने का भी मौका नहीं मिला था। उसे कुछ हद तक वह शुद्ध सू वानछिंग याद आने लगी थी। अभी साधना के जरिए आराम करने का अच्छा समय था, लेकिन शायद आज रात फिर जारी रखना पड़ेगा। क्या उसे यह यातना सहनी ही होगी? इस दुनिया में कोई मुझे नहीं समझता। मैं सच में गुरु के साथ शुद्ध प्रेम को पसंद करता हूँ। पेट भरे लोगों की बातें हमेशा आत्मविश्वास से भरी होती हैं। वर्तमान में स्वर्गीय दृश्य शिखर की शक्ति के साथ चू निंग एटर्नल एवरग्रीन हेवन की साधना जारी रखना चाहता था। यह विधि, जिसे दीर्घायु महान सम्राट ने विकसित किया था, उसकी मूल साधना तकनीकों में से एक थी। इसका अस्तित्व स्वॉलोइंग हेवन मैजिक स्किल से कमजोर नहीं था। स्वॉलोइंग हेवन मैजिक स्किल तेज साधना वृद्धि सुनिश्चित करती थी और फिर ड्रैगन फीनिक्स सामंजस्य सू वानछिंग को पोषण देता था, जिससे उनकी नींव और स्थिर होती थी। लेकिन एटर्नल एवरग्रीन हेवन लगभग जीवन रक्षक तुरुप का इक्का थी। यदि यह शरीर सीधे नष्ट भी हो जाए तब भी एटर्नल एवरग्रीन हेवन एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान कर सकती थी। बहुत अच्छा, तुमने 1 सेकंड पहले वाले मुझे हरा दिया, अब 1 सेकंड बाद वाला मैं तुम्हें चुनौती दे सकता हूँ। जब तक उसे ऐसा अस्तित्व न मिले जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को काट सके, वो लगभग अजेय था। और निकट भविष्य में ऐसा मिलना असंभव था। लेकिन जैसे ही वह ये सोच रहा था और साधना करने ही वाला था, उसे अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ, मानो उसका मन दिव्यता से जुड़ गया हो और वह स्वयं को एक अपरिचित संसार में पाया। ये संसार ब्रह्मांड से अलग थलग प्रतीत होता था। नीचे देखने पर उसने एक अत्यंत विशाल स्वर्णिम नदी को बहते देखा। ड्रैगन लॉर्ड को देख चुका होने के कारण
वह तुरंत समझ गया कि यह क्या है। समय की नदी। वर्तमान सिद्धांतों के अनुसार समय एक शाश्वत, अविच्छिन्न नदी है जो अतीत से भविष्य की ओर बहती है। जीवन के सार का उन्नयन अर्थात साधना का उन्नयन व्यक्ति को और अधिक देखने में सक्षम बनाता है। लेकिन अपने वर्तमान स्तर पर क्या वह वास्तव में पूरी समय नदी को ऊपर से देख सकता था? क्या ये केवल एक अवधारणा थी या वास्तविकता? उसे नहीं लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका वास्तविक क्षेत्र 10वें क्षेत्र तक भी नहीं पहुंचा, समय नदी को इस दृष्टिकोण से देख सकता है। लेकिन उसकी आंखों के सामने जो कुछ था वह वास्तविक ही लग रहा था। उसने क्षण भर सोचा और तुरंत समय नदी की शक्ति को समझने का प्रयास शुरू कर दिया। भले ही वह बहुत ही कम समझ पा रहा था, फिर भी यह उसकी वर्तमान स्थिति के लिए लगभग भयावह था। आखिरकार उसे पहले कभी ऐसे अस्तित्व के संपर्क में आने का अवसर नहीं मिला था, और उस दिशा में जिसे चूनिंग महसूस नहीं कर सकता था, एक जोड़ी आंखें उसे शांति से देख रही थीं। उन आंखों में उदासीनता थी, जैसे किसी चींटी को देखा जा रहा हो। उसके लिए ये केवल चूनिंग को थोड़ा और ऊपर जाने देने जैसा था, वरना वह प्रतिद्वंद्वी बनने योग्य भी नहीं था। लेकिन चाहे चूनिंग कितना भी ऊपर जाए, भले ही वह अर्ध महान सम्राट क्वाजी ग्रेट एम्परर की अवस्था तक पहुंच जाए, वो उसका मुकाबला कैसे कर सकता था? ड्रैगन लॉर्ड का अनुरोध था महान सम्राट की विरासत के उत्तराधिकारी को मार देना। वह समझ नहीं पाया था कि उत्तराधिकारी को क्यों मारा जाए, इसका उद्देश्य क्या था। कई अनगिनत वर्षों बाद वह अंततः समझा। ड्रैगन लॉर्ड जिसे मारना चाहता था वह उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि उसका अपना पुत्र प्राइमल सेज था, जो उस विरासत का दावेदार था। वह जानता था कि प्राइमल सेज बहुत दूर तक नहीं जाएगा। भले ही उसे महान सम्राट की विरासत मिल जाती, वह संसार में अराजकता ही फैलाता। महान सम्राट का क्षेत्र केवल शक्ति और महान आदर्शों को महत्व देता है, वंशज किस काम का? लेकिन ड्रैगन लॉर्ड ने यह नहीं सोचा था कि प्राइमल सेज विरासत की शर्तें भी पूरी नहीं कर पाएगा और कोई और ही चुना जाएगा। उस व्यक्ति को मारने की वास्तव में आवश्यकता नहीं थी, वो उसे योग्य मानता था। लेकिन शपथ तोड़ी नहीं जा सकती थी, इसलिए उसे फिर भी कार्रवाई करनी थी। अजीब बात यह थी कि उस व्यक्ति ने स्वयं इटर्नल एवरग्रीन को वो साकार कर लिया था, और वह दीर्घायु दाव परंपरा का भाग्य पुरुष भी था। इससे बात और रोचक हो गई। चूनिंग का मरना तय था, लेकिन उसके अपने दाव परंपरा का उत्तराधिकारी, उसका अपना उत्तराधिकारी मरना नहीं चाहिए था। और उसका ये कृत्य दरअसल चूनिंग को एक अवसर देने के बराबर था। यदि तुम समय के मार्ग को समझ सको तो शायद जीवित रह सको। आखिरकार उसके पास चूनिंग के अतीत और भविष्य को काट देने की शक्ति नहीं थी। मनुष्य बहुत जटिल होते हैं, और उसने एक अत्यंत जटिल व्यक्ति से सामना किया था, 3 पीढ़ियों के भाग्य पुरुष की पहचान वाला व्यक्ति। वो उसे मार नहीं पाया। चूनिंग इन सब से अनजान, स्वाभाविक रूप से समय नदी को समझने के इस अवसर को नहीं छोड़ना चाहता था। उसके स्तर पर उसकी पिछली समझ बहुत सही थी। केवल वास्तविक रूप से देखने के बाद ही वह अपने अनुभव और सामने मौजूद सत्य के आधार पर साधना को उन्नत कर सकता था। इसी क्षण उसके भीतर स्थित चांग शेंग दाव शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। चूनिंग ने स्वयं भी यह नहीं देखा कि उसका दाव शरीर एक विचित्र परिवर्तन से गुजर रहा था, दीर्घायु दाव परंपरा के सामान्य पवित्र शरीर से बदलकर एक अधिक शुद्ध दाव विधि देह बन रहा था। वह देह समय नदी के अधिक अनुकूल थी और इटर्नल एवरग्रीन हेवन के भी अधिक अनुकूल। और एक बार ये देह प्रकट हो जाए तो दीर्घायु दाव परंपरा के भीतर भी यह ऐसा अस्तित्व होगा जिसे सीधे संत की उपाधि दी जा सकती है, और लिंगतियन संत का नाम भी छीन लिया जाएगा। जब ये देह महान सिद्धि मेजर अचीवमेंट तक पहुंचेगी तो यह चूनिंग के वर्तमान ड्रैगन एलिफेंट दाव शरीर की बराबरी कर सकेगी, लेकिन कम समय में इसे प्राप्त करना स्पष्ट रूप से आसान नहीं था। कुछ समय बाद चूनिंग ने अपने दिव्य बोध पर भारी दबाव महसूस किया। ये संकेत था कि वह अपनी सीमा तक पहुंच चुका है। तभी उसने होश संभाला। अपने शरीर में आए परिवर्तनों को महसूस कर उसने पाया कि उसकी देह और भी अधिक सशक्त हो गई थी।
क्या यह मन देह संचार केवल साधना बोध नहीं था? फिर यह समय नदी की समझ में कैसे बदल गया? चूनिंग पूरी तरह भ्रमित था, लेकिन उसने ज्यादा संदेह नहीं किया। उसने जल्दी से अपने लिए कई समय प्रतिबिंब टाइम रिफ्लेक्शंस छोड़ दिए। जब मृत्यु के कगार पर होगा, वह सीधे मर जाएगा और कुछ सेकंड पहले की पूर्ण अवस्था वाला चूनिंग वापस आ जाएगा। चीट चालू हो गया का क्या मतलब? वह तो कभी बंद ही नहीं था। समय नदी को समझने के बाद उसकी साधना और भी सहज हो गई और मूल क्षेत्र की उसकी समझ और गहरी हो गई। इस क्षण वह संसार में तैरते ड्रैगन की तरह था, सब कुछ उसके नियंत्रण में था। एक विचार से ही सब कुछ महसूस किया जा सकता था। रात में दोनों ने अपनी अपनी साधना जारी रखी। तीक्ष्ण तलवार इच्छा और शक्तिशाली दीर्घायु शक्ति एक दूसरे में गुंथी हुई थी। ये केवल उनकी वर्तमान साधना नहीं थी, बल्कि भविष्य की साधना भी। कुछ ही दिनों में समय बीत गया। इस दौरान कई संदेश आए, जैसे कि बाह्य क्षेत्रीय संसार का निर्माण लगभग पूरा हो चुका था और चूनिंग अपनी साधना पूरी होने पर उसे देखने जा सकता था। इसके अलावा साल का अंत नजदीक आ रहा था और पूरा मानव क्षेत्र उत्सव के माहौल में डूबा हुआ था। चूनिंग ने अपनी सर्वव्यापी दिव्य बोध से यह परिवर्तन महसूस किया और साधना से बाहर आ गया। उसकी शारीरिक देह पूर्ण थी और उसका धर्म देह भी पूर्ण। सु वानछिन के साथ एक और अभ्यास के बाद वह अपनी ऊंची संभावनाएं नहीं देख पाएगा। तभी चूनिंग सुप्रीम क्षेत्र में तूपो करेगा, संसार की सबसे तीक्ष्ण तलवार से युद्ध करेगा, तभी वह अपनी कमियों की जांच कर सकेगा। गुरु, हमने कितने दिन साधना की? सु वानछिन का भाव थोड़ा बदला। वह साधना से बाहर आए और स्थिति संभालने के बाद धीरे से सिर हिलाया। मुझे भी नहीं पता, मेरे लिए तो ये बस एक क्षण जैसा लगा। पर्वतों में साधना करते समय समय की कोई सीमा नहीं रहती। वास्तव में ऐसे क्षण आते हैं जब पल भर में पहाड़ और नदियां बदल जाती हैं। यही अमर और नश्वर के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। अपने प्रारंभिक वर्षों में सु वानछिन कई महीनों तक एकांत साधना में रहती थी और हर बार बाहर आने पर उसे लगता था कि चूनिंग काफी बड़ा हो गया है। यह एक गहरा एहसास था। फिर दोनों बाहर गए और तियानश्वान से मिले। तियानश्वान ने बताया कि 10 दिन बीत चुके हैं और कल नए साल की पूर्व संध्या है, एक नए वर्ष की शुरुआत। तभी सु वानछिन को होश आया। तुम्हें अपने परदादा गुरु को प्रणाम करना है। मैंने अभी तक धूप और कागजी धन तैयार नहीं किया। मेरी साधना लगभग पूरी हो चुकी है, 1-2 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों न हम साथ चलकर तैयारी करें? चूनिंग परदादा गुरु को प्रणाम करने को लेकर बहुत उत्साहित नहीं था। रिश्ता, क्या मैं परदादा गुरु को मास्टर कह सकता हूँ? सु वानछिन मुस्कुराई, एक बेहद ठंडी मुस्कान। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। हम पहले ही तय कर चुके हैं। क्या अब मुकरने की हिम्मत है? मैंने साफ कह दिया था, पहले चर्चा हुई थी और तब तुमने इनकार नहीं किया था। वह तुम्हारी परदादा गुरु ही रहेंगी। अगर तुमने कुछ और कहा, गुरु और पूर्वज का अपमान समझा जाएगा। आजमा कर देख लो। सु वानछिन को ऐसा देखकर चूनिंग ने तरीका बदला। तो क्या मैं परदादा गुरु के सामने आपको पत्नी कह सकता हूँ? सु वानछिन की मुस्कान और भी ठंडी हो गई। अब वो स्पष्ट रूप से उसे धमका रही थी। तो फिर किसी और को अपनी पत्नी बना लो। ये हमारा निजी मामला है, इसमें उन्हें क्यों घसीटना? वह शायद पहले ही पुनर्जन्म ले चुकी हूँ। तुम उनके सामने दिखावा क्यों कर रहे हो? क्या ये दिखाने की चीज है? चूनिंग ने नकली अफसोस दिखाया। सु वानछिन ने होंठ मरोड़े, चूनिंग के कंधे पर हाथ रखा और उसे अपने पास खींच लिया। अच्छे बनो, जो तय हुआ है उससे मुकर नहीं सकते। मर्द की जबान सोना होती है। ईमानदारी से प्रणाम पूरा कर लो। बाद में तुम मुझे माँ भी कह सकते हो अगर चाहो, लेकिन इस मामले में गड़बड़ मत करना। वह अपने सिद्धांतों पर अडिग थी, पूर्वजों का सम्मान होना ही चाहिए। चूनिंग का वास्तव में गड़बड़ करने का इरादा नहीं था, वह बस छेड़ रहा था। लेकिन उसे एक सुखद आश्चर्य मिला। तो अगर मैं ऐसा कहूँ तो क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? तुम्हारे दिमाग में बस यही चलता रहता है।
क्या गुरु को ये कहते हुए शर्म नहीं आती? सु वानछिंग हालांकि काफी सहज थी, क्योंकि इस समय वह इस बारे में सोच नहीं रही थी, इसलिए उसे शर्म भी नहीं आ रही थी। जब सोचेगी तब चिंता करेगी। जब कुछ खास काम नहीं है तो बाहर घूमने चलें, देखें क्या अच्छा मिल जाता है। यहाँ बहुत सन्नाटा है, लेकिन हम दोनों के साथ इतना शांत तो नहीं रहना चाहिए।